हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग NSEP 2025 पेपर सॉल्यूशन 23 नवंबर के कुछ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। हेलो स्टूडेंट, जो हमारे पास क्वेश्चन है वो ये है, अ पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स अलोंग x एक्सिस विद इट्स पोटेंशियल एनर्जी ux इज इक्वल टू अल्फा अपॉन x स्क्वायर माइनस बीटा बाई x, वेयर अल्फा एंड बीटा आर पॉजिटिव कांस्टेंट। द पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट x नॉट इजिकल टू अल्फा बाई बीटा। ये हमें कंडीशन दी हुई है कि यहाँ पर रिलीज कर रहे हैं तो यहाँ पर स्पीड कितना है, 0 है, और वहाँ पर x नॉट कितना, अल्फा बाई बीटा। देन तब हमें ये अलग अलग करके ऑप्शन निकालने हैं। ठीक है, अब सबसे पहला ऑप्शन क्या कहा उन्होंने कि पोटेंशियल एनर्जी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज यू एक्स इजिकल टू, इस फॉर्म में इसको एक्सप्रेस की जा सकती है क्या। तो आप ध्यान से देख सकते हो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी दी है हमें वो कितनी दी है। द पोटेंशियल एनर्जी इज यू इजिकल टू, the potential energy is equal to अल्फा अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस बीटा बाई एक्स, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं ए ऑप्शन की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं ए ऑप्शन की बात कर रहा हूँ जहाँ पर उन्होंने कहा है कि एक्स नॉट इज इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा। तो मैं यहाँ बीटा को क्या लिख सकता हूँ, बीटा इज इक्वल टू लिख सकता हूँ मैं अल्फा अपॉन एक्स नॉट, आई कैन राइट इट। ठीक बच्चों, तो यहाँ देखिए तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी आपकी, अल्फा अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस बीटा कितना हो गया हमारे पास, बीटा इज अल्फा अपॉन एक्स नॉट इंटू एक्स, ये आ गया हमारे पास। यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, अल्फा कॉमन ले सकता हूँ। और उन्होंने क्या कहा है कि अगर मैं इस इक्वेशन के अंदर यदि एक्स नॉट स्क्वायर से मैं ऊपर मल्टीप्लाई करूँ और एक्स नॉट स्क्वायर से मैं नीचे मल्टीप्लाई करूँ तो यू विल सी द पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, अल्फा तो ऊपर से कॉमन आ जाएगा, नीचे आप देख सकते हो यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक्स नॉट स्क्वायर भी मैंने बाहर ले लिया। अब आप ध्यान से दें ये अल्फा एक्स नॉट स्क्वायर आ जाएगा ऊपर, सॉरी अल्फा तो बाहर आ ही गया, तो ये तो कोई मतलब नहीं बचा है। क्या आया आपका ऊपर, एक्स नॉट अपॉन एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा। और आप देख सकते हो अगर एक्स नॉट स्क्वायर यहाँ आया तो उससे कट जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स नॉट बाई एक्स। इस तरह से हम लोग पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं। इजी काम हो गया ये। तो अब आप देखो इसको बैक पर जाकर कि आपका जो पोटेंशियल एनर्जी का यही है क्या, आप देख सकते हैं कि यही है अल्फा अपॉन एक्स नॉट स्क्वायर, एक्स नॉट अपॉन एक्स होल स्क्वायर माइनस एक्स नॉट बाई एक्स। तो डेट्स वाई दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। डन हो गया हमारे पास ये। इसके बाद उन्होंने सेकंड चीज क्या पूछी हमारे पास प्यारे बच्चों, कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल वी एक्स इज एज ए फंक्शन ऑफ एक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, इस तरह से हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, उस तरह हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक काम करते हैं अपन लोग कि मुझे वेलोसिटी निकालनी है, तो हमारी पोटेंशियल आ गई मेरे पास। आप देखिए अब मुझे बी ऑप्शन पे जाना है, कहाँ जाना है मुझे, बी ऑप्शन में जाना है। तो क्या मैं इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ, मुझे बी ऑप्शन के लिए जाना पड़ेगा। तो ये एक्सप्रेशन है मेरे पास, और अगली स्लाइड के अंदर मैं लेता हूँ बी ऑप्शन को। तो मेरे पास जो एक्सप्रेशन है पोटेंशियल एनर्जी का है वह है अल्फा अपॉन एक्स नॉट स्क्वायर, और अंदर कितना हो गया मेरे बच्चों, एक्स नॉट स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स नॉट बाई एक्स। क्या यही मेरा एक्सप्रेशन है, ओके है ना। इसको हम चेक कर लेते हैं वापस, हाँ एक्स नॉट अपॉन एक्स, यही वाला मेरा एक्सप्रेशन है। अब मुझे निकालना है फोर्स। तो हम सब जानते हैं फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, जब भी पोटेंशियल एनर्जी फोर्स निकाला जाता है तो एफ इजिकल टू कितना होता है, माइनस डेल यू बाई डेल एक्स, माइनस डेल यू बाई डेल एक्स। क्या यही होता है, बिल्कुल यही होता है, एकदम से सही बात है। तो आप देख सकते हैं कि जब मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करूंगा तो ये कितना आएगा, अल्फा अपॉन एक्स नॉट स्क्वायर। तो मेरे पास ये हो गया, थोड़ा सा इसको मैं बारीक कर लेता हूँ, बहुत ज़्यादा मोटा हो रहा है, ये हो गया मेरा। और अंदर कितना हो जाएगा इसका एक्स नॉट स्क्वायर, तो वैसा का वैसा ही रहेगा मेरा, एकदम सही बात है। अब एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन, तो कितना हो जाएगा, ये एक ऊपर जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि -2 अपॉन एक्स क्यूब, ये हो जाएगा मेरा डिफ्रेंशिएशन। माइनस इसका कितना हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो माइनस वन हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा एक्स नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। और माइनस साइन पहले से ऑलरेडी बाहर है मेरे पास। ठीक, तो ये मेरा फोर्स आ गया आपके पास। अब फोर्स आ गया तो मुझे क्या निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एम ए करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो मुझे क्या करना चाहिए यहाँ पर, एम इंटू ए। तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा मेरा, द एक्सेलरेशन इज इक्वल टू अल्फा अपॉन, माइनस साइन बाहर है, अल्फा अपॉन एम एक्स नॉट स्क्वायर, अंदर कितना हो गया -2
एक्स नोट स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब प्लस एक्स नोट अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आ गया मेरे पास। ठीक है, मुझे स्पीड पे जाना है तो v dv इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस अल्फा अपॉन एम एक्स नोट स्क्वायर, ये आ जाएगा मेरे पास। और फिर आप देखो अंदर कितना हो जाएगा, माइनस टू एक्स नोट स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब प्लस एक्स नोट अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा मेरे पास dx। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हो गया। अब क्या करना, मुझे स्पीड निकालना है। हम जानते हैं कि एक्स नोट पर जो स्पीड है वो कितना है, 0 है, और एक्स पर स्पीड कितना है, v है। तो थोड़ा सा इसका इस्तेमाल करेंगे, तो पूरा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन इक्वेशन बेस हो गया अपना ये। तो यहाँ मैं आगे बढ़ता हूँ, तो वो कितना हो गया मेरा यहाँ पर, दिस इज द वी स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू माइनस साइन बाहर है ही सही आपका। ठीक है, मैं माइनस साइन बाहर रख रहा हूँ, अल्फा अपॉन कितना हो गया, एम एक्स नॉट स्क्वायर, ये आ गया। अब मुझे इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। चलो इंटीग्रेशन करते हैं, एक्स की पावर ऊपर कितना माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये, माइनस टू एक्स नॉट स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा आपका, माइनस टू नीचे आ जाएगा आपका, और ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। और इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, प्लस एक्स नॉट है तो एक्स नॉट ऊपर जाएगा माइनस टू प्लस वन माइनस वन, तो यहाँ माइनस साइन आ जाएगा आपके पास। तो ये हो जाएगा आपका इसका इंटीग्रेशन माइनस एक्स नॉट अपॉन एक्स, ये मेरा इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। और लिमिट कहाँ से कहाँ रखनी है मेरे को, यहाँ पर एक्स नॉट से एक्स रखनी है, माइनस दो से माइनस दो चला जाएगा आपका। तो अगर मैं एक्स रखता हूँ तो आप देख सकते हो कि वी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस टू अल्फा अपॉन एम एक्स नॉट, और एक्स रखोगे तो ये कितना हो गया अगेन, एक्स नॉट अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स नॉट अपॉन एक्स। और जब आप एक्स नॉट वाली लिमिट रखोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और वो जीरो हो जाएगा। अब आप देखिए इस माइनस साइन को अंदर लेके जाएंगे अपन, और तो ये कितना हो जाएगा, टू अल्फा अपॉन एम एक्स नॉट, और कितना हो जाएगा ये एक्स नॉट बाई एक्स माइनस एक्स नॉट अपॉन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इसकी टोटल पावर कितनी हो जाएगी, 1/2। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ वेलोसिटी विद एक्स। नाउ चेक करते हैं क्या ये ऑप्शन में है या नहीं है। तो वी विल सी इट, देख सकते हैं टू अल्फा एम एक्स नोट स्क्वायर एक्स नोट बाई एक्स माइनस एक्स नोट अपॉन एक्स का होल स्क्वायर 1/2, इसका मतलब ये ऑप्शन में है। तो ये भी क्या हो गया आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, इसका तीसरा ऑप्शन क्या पूछा है, बोला मैक्सिमम स्पीड, क्या पूछा है इन्होंने, मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल। अब आप सोच के देखो कि मैक्सिमम स्पीड कहाँ होगी, जहाँ पर एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो कहाँ एक्सेलरेशन जीरो होगा, है ना। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पर मैं बी ऑप्शन पे जाता हूँ, बी ऑप्शन में ये एक्सेलरेशन है मेरे पास है। तो इस ऑप्शन से आप देख सकते हो कि जहाँ पर एक्सेलरेशन जीरो होगा वहाँ वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, मेरी मैक्सिमम हो जाएगी। तो बी ऑप्शन में यदि मैं जीरो के बराबर रखूँगा इस ऑप्शन को, ए मैक्सिमम मतलब फोर्स जीरो होना चाहिए, फोर्स जीरो का मतलब ए जीरो होना चाहिए, ए जीरो का मतलब ये जीरो होना चाहिए। तो मैं अगर अगले ऑप्शन पे जाता हूँ सी ऑप्शन पे, तो मैं देखता हूँ यहाँ पर कि कितना था मेरा, 2x नोट क्यूब अपॉन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन, इसको मैं अगर जीरो के बराबर रखूँगा तो ये इससे ये कट जाएगा, ये तो x बराबर 2x नोट आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे पास, ये आ गया व्हेन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो, व्हेन एक्सेलरेशन इज जीरो देन x कितना हो जाएगा मेरे पास, x बराबर 2x नोट आ जाएगा। क्लियर है बात। तो मेरे पास जो वेलोसिटी होगी वो मैक्सिमम क्या वो इस पर होगी। तो वेलोसिटी कितनी आई थी मेरी, 2 अल्फा अपॉन एम एक्स नोट स्क्वायर, ये आया था। अंदर कितना आया था, हो जाएगा वो 2x नोट अपॉन सॉरी ऊपर कितना था मेरे पास, एक्स नोट का स्क्वायर, नीचे कितना हो जाएगा 2x नोट का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ माइनस साइन आ जाएगा। कितना हो जाएगा था बच्चों, लेकिन मुझे स्पीड देखनी पड़ेगी, यहाँ ये पीछे था और ये आगे था, है ना। तो यहाँ माइनस लगा देता हूँ मैं और यहाँ प्लस कर देता हूँ मैं, तो ये एक्स नोट अपॉन 2x नोट ये हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये 1/2 या 1/4 हो जाएगा। तो वी मैक्स कितना आ जाएगा मेरे पास, आप देखो 2 अल्फा अपॉन एम एक्स नोट स्क्वायर, तो ये हो जाएगा। देखिए एक्स नोट से एक्स नोट कट जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ कितना जाएगा, ये 1/4 और ये 2 टाइम हो जाएगा। तो जब आपकी मैक्सिमम स्पीड आएगी वो कितनी आएगी, अंडर ऑफ अल्फा अपॉन 2m एक्स नोट का स्क्वायर, 2m एक्स नोट का स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं क्या वापस वहीं जाने पर हमारे पास क्या आंसर वही आ रहा है, यस अल्फा अपॉन 2m एक्स नोट का स्क्वायर वही आंसर
आ रहा है। तो सी ऑप्शन भी इसका सही है। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, लंबा क्वेश्चन है ना, लेकिन क्वेश्चन इतना टफ भी नहीं है, आप कर सकते हो आराम से। फोर्थ ऑप्शन इज द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल दैट इज द काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो। तो चलो ठीक है, करते हैं इस ऑप्शन को अपन। फोर्थ ऑप्शन की बात करता हूं मैं यहाँ पर। तो डी ऑप्शन देखो कितना बढ़िया ऑप्शन दिया है। हमें मालूम है यूएक्स जो हमारा फंक्शन था वो कितना था, अल्फा अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस बीटा अपॉन एक्स, ये फंक्शन था। उन्होंने कहा है कि यदि एक्स नोट पर, जब किसी जनरल एक्स नोट पर अल्फा बाई बीटा ये है, ओके, इस समय काइनेटिक एनर्जी जो पार्टिकल की वो कितनी है, जीरो है। तो इस मोमेंट पर पोटेंशियल एनर्जी चेक करो कितनी हो जाएगी। आप देखो अल्फा एक्स नोट यहाँ रखो, कितना हो जाएगा आपका एक्स बराबर अल्फा बाई बीटा पर। जैसे आप यहाँ पर रखोगे तो एक्स नोट पर तो जीरो हो जाएगा बच्चों, ये भी जीरो हो जाएगा, आप देख सकते हैं आराम से, क्योंकि अल्फा का मान कितना हो गया, बीटा इंटू एक्स नोट, कितना हो गया ये बीटा इंटू एक्स नोट हो गया अल्फा बराबर, और नीचे कितना हो गया आपका ये एक्स नोट स्क्वायर माइनस बीटा अपॉन कितना हो गया ये एक्स नोट हो गया। इससे ये करके देखो बीटा बाई एक्स नोट माइनस बीटा बाई एक्स नोट, तो यू विल सी यू एक्स बराबर जीरो। तो मतलब टोटल एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस द काइनेटिक एनर्जी इज जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, इसके चारों ऑप्शन एकदम से आपके सही हो गए हैं। ये चारों ऑप्शन काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी बराबर जीरो, तो इसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी होती है बच्चों, इसकी जीरो। ठीक, डन, ओके। नाउ वी विल डिस्कस अनदर क्वेश्चन। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यहाँ पर। टू ब्लॉक ए एंड बी और मास एम एंड ट्वाइस एम, ये एम और 2m दिया हुआ रेस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड बाय मासलेस स्प्रिंग ऑफ नेचुरल लेंथ एल नोट। इसकी नेचुरल लेंथ कितना दिया बच्चों यहाँ पर, इन्होंने एल नोट दे दिया, ठीक है। एंड द स्प्रिंग कांस्टेंट कितना किया, द ब्लॉक्स आर इनिशियली एट रेस्ट ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्लोर एंड द स्प्रिंग इट एट इट्स नेचुरल लेंथ, ओके, डन हो गया। A third block C is of mass m identical to that of the block A moves on the floor with speed v along the line joining A and B collides with elastically in subsequent motion। क्या गजब क्वेश्चन दिया है। ये दो स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग के साथ मास m जुड़ा हुआ है, 2m जुड़ा हुआ है, ये से टकराएगा, इलास्टिकल टकराएगा, क्या टकराएगा ये इलास्टिकल टकराएगा। तो आप और हम सब अच्छे से जानते हैं कि इलास्टिक टकराने पर क्या होगा कि इसकी स्पीड इसको मिल जाएगी और ये रुक जाएगा, ओके। तो क्या ये आगे बढ़ जाएगा आपका एकदम से, है या नहीं है। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या हो जाता है इसके बाद, इसके बाद उन्होंने अलग अलग ऑप्शन पूछे हैं। द स्प्रिंग विल बी कंप्रेस टू ए मैक्सिमम व्हेन द लेंथ ऑफ इतना हो जाएगी, उसकी लेंथ इतनी हो जाएगी तब स्प्रिंग मैक्सिमम कंप्रेस हो जाएगी, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात पूछिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए एंड बी टुगेदर व्हेन द स्प्रिंग इज कंप्रेस टू द मैक्सिमम इज mv स्क्वायर बाई 6, दोनों की काइनेटिक एनर्जी पूछिए जब स्प्रिंग के अंदर मैक्सिमम कंप्रेशन आ जाएगा आपका, ओके। तो मैं एक काम करता हूं, सबसे पहले ए ऑप्शन लेता हूं, यहां स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आप जानते हो इनिशियल इसका स्पीड कितना हो गया, v हो गया, और ये कितना हो गया आपका रुका हुआ है, और ये क्या हो गया आपका स्प्रिंग हो गया, ये कितना हो गया आपका 2m हो गया, स्प्रिंग की लेंथ कितनी हो गई आपकी l नॉट हो गई, डन, ऐसे क्वेश्चन। अब जब ये इसके टकराएगा तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी वही साहब, मान लेते हैं इसकी स्पीड v1 हो जाती है, और ये कितना हो गया यहाँ पर इसकी स्पीड कितनी हो जाती है, इसकी स्पीड 0 ही रहेगी। लेकिन हाँ, मैक्सिमम कंप्रेशन की स्थिति में सबसे पहले एक चीज़ देखो आप, जब ये टकराएगा ना बच्चों, तो थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर, जब ये इसे टकराएगा तो इसकी स्पीड जो v है तो ये v ही रहेगी, चेंज नहीं होगी, क्योंकि इलास्टिक उलझन है, मास दोनों का सेम है, तो ये आराम से इसको ट्रांसफर हो जाएगी। अब हमारे पास जो सिस्टम बचा है उसके अंदर इसकी स्पीड तो 0 है, लेकिन स्पीड इसकी स्पीड कितना है v है। तो अब हम क्या करेंगे, अब इस स्प्रिंग के अंदर क्या स्प्रिंग कंप्रेस होगी, किसके कारण कंप्रेस होगी, इस स्पीड के कारण ये कंप्रेस होगी। जब कंप्रेस होगी तो कंप्रेस होते होते एक टाइम पर क्या होगा कि दोनों ब्लॉक की जो स्पीड है वो सेम हो जाएगी, क्या हो जाएगी, दोनों ब्लॉक की स्पीड सेम हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, यहाँ पर स्प्रिंग फोर्स इसको ऐसे कंप्रेस करेगा, इसको ऐसे कंप्रेस करेगा, इसकी स्पीड को बढ़ाएगा, इसकी स्पीड को कम करेगा, करते करते ये v1 हो जाएगा और ये v2 हो जाएगा। इन दिस प्रोसेस मोमेंटम इज कंजर्व, तो इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया mv, फाइनल मोमेंटम mv1 प्लस 2mv2 हो गया आपके पास। तो सॉरी, ये स्पीड तो सेम ही है, ये स्पीड सेम ही रहेगी, क्योंकि दोनों की स्पीड जब सेम होगी तभी मैक्सिमम कंप्रेशन हो जाएगा आपका, तो 2mv1 हो जाएगा। तो आपका v1 कितना हो गया आपका v/3, ये आ गया आपका। तो जब मैक्सिमम कंप्रेशन होगा उस समय जो स्पीड होगी वो कितनी हो जाएगी v/3
3 हो जाएगी। बस इसी से अपने सारे आंसर निकल जाएंगे आराम से। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कितना हो जाएगा आपका, हाफ एम वी स्क्वायर इनिशियली, बाद वाला हाफ एम वी स्क्वायर बाई 9 प्लस हाफ 2m वी स्क्वायर बाय 9 प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। हाफ 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 कट जाएगा और ये कितना हो जाएगा आपका एम वी स्क्वायर बराबर एम वी स्क्वायर बाई 3 प्लस के एक्स स्क्वायर। ये इधर आ जाएगा 2/3 एम वी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका के एक्स स्क्वायर। तो आपका जो एक्स आएगा वो कितना हो जाएगा अंडरवुड ऑफ 2m/3 के वी, ये आ जाएगा। दिस इज द मैक्सिमम कंप्रेशन द स्प्रिंग। ओके डन। लेकिन अब ए ऑप्शन में क्या कहा है उसने, ए ऑप्शन की बात करता हूँ मैं आपसे प्यारे बच्चों यहाँ पर, कि जो ए ऑप्शन में कहा है जो उसके पहले लेंथ कितनी थी उसकी L0, और जब वो कंप्रेस हो जाती है तब उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक L हो जाएगी। ठीक है, तो व्हाट इज द L, तो L इज L0 माइनस एक्स, तो ये कितना हो गया L0 माइनस वी अंडरवुड ऑफ 2m/3 के। डन एकदम। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। डन। नाउ द बी ऑप्शन, उसने काइनेटिक एनर्जी का है, बहुत सिंपल ऑप्शन है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक ए प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक बी कितना हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर बाई 9 प्लस हाफ 2m वी स्क्वायर बाई 9। सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर बाई 6। डन एकदम से। तो ये एकदम से आपका सही हो जाता है। तो दूसरा ऑप्शन आपका एकदम क्लियर है और एकदम सही हो गया आपका। इसके बाद अगले ऑप्शन को चेक करते हैं अपन। अगला ऑप्शन क्या है हमारे पास, द नेक्स्ट ऑप्शन ब्लॉक ए एंड बी स्टॉप फॉर ए मोमेंट व्हेन द स्प्रिंग इज एट मैक्सिमम कंप्रेशन। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सी ऑप्शन के अंदर, सी ऑप्शन में आप देखोगे उन्होंने कहा है कि जब मैक्सिमम कंप्रेशन हो जाएगा तो दोनों ब्लॉक रुक जाएंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम इज नॉट इक्वल टू जीरो। इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज नॉट इक्वल टू जीरो। इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज नॉट इक्वल टू जीरो, डेट्स वाई। तो किसी भी मोमेंट पर मोमेंटम जीरो नहीं होगा, मतलब दोनों ब्लॉक एक साथ साइमल्टेनियसली स्टॉप नहीं होंगे। तो बोथ ब्लॉक will not stop simultaneously, वरना मोमेंटम कंजर्वेशन का वायोलेशन हो जाएगा। ठीक है डन। तो सी ऑप्शन भी इस तरह से आपका हो जाता है। इसके बाद आपका आता है डी ऑप्शन। डी ऑप्शन क्या कहता है प्यारे बच्चों, another option, the time required to reach the maximum compression from the natural length is pi/2 root 2m/3 के। now check it। डी ऑप्शन मैक्सिमम कंप्रेशन, डी ऑप्शन मैक्सिमम कंप्रेशन। तो मैक्सिमम कंप्रेशन में सॉरी टाइम पीरियड का है, तो आप जानते हो टाइम पीरियड कितना होता है, ये एम है और एक ये स्प्रिंग है और ये कितना है बेटा 2m है। तो इसका जो टाइम पीरियड आएगा हमारे पास, हम सब जानते हैं कितना होता है 2 अंडरवुड ऑफ म्यू बाई के। यहाँ पर म्यू क्या है, रिड्यूस मास है, तो 2 अंडरवुड कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा आपका 2/2m/3 के आ जाएगा। रिड्यूस मास कितना होता है याद है आप लोगों को, m1 m2/m1 प्लस m2। अब मैक्सिमम कंप्रेशन होगा, तो मैक्सिमम कंप्रेशन में क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड आपका कितना हो जाएगा, टाइम t बराबर t/4 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका 2π/4 अंडरवुड ऑफ 2m/3 के, यानी कि आंसर इज π/2 अंडरवुड ऑफ 2m/3 के। दिस विल बी द आंसर। ओके, तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाता है। यहाँ पर अनदर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें। स्मॉल ब्लॉक बी ऑफ मास 0.25 kg लेइंग ऑन ए फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल के ऊपर इज अटैच टू ए मासलेस कोर। ये जो कोर से अटैच है इसकी मास कितना है, 0 है। ब्रेकिंग स्ट्रेंथ इज 40 न्यूटन, मतलब 40 न्यूटन से ज़्यादा टेंशन हो नहीं सकता। पासिंग थ्रू ए नैरो होल सी, यहाँ से निकल रहा है। ठीक है, at the center of the table initially when the block is revolving in circular radius r naught is equal to 0.8 मीटर। स्टार्टिंग में उसकी रेडियस कितनी हो गई, 0.8 मीटर हो गई।
सो द टेंजेंशियल स्पीड कितनी होगी 4 मीटर पर सेकंड। इनिशियली टेंजेंशियल स्पीड कितना है उसका 4 मीटर पर सेकंड है। द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज टी नोट एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक इज के नोट। द स्ट्रिंग इज देन पुल डाउन स्लोली फ्रॉम बिलो डिक्रीजिंग द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ फ्रॉम आर नोट टू आर। आर नोट से आर चल जाता है, ऑब्वियसली आर नोट से आर जाएगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, हम सब जानते हैं। सो डेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक इज नाउ के एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज टी। देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या करते हैं। सब कुछ दिया हुआ है आपके सामने, थोड़ा सा मैं यहीं पर ही कर लेता हूँ एक बात। आप जानते हो कि अभी ये कहाँ पर है, आर नोट पर है, और जिस समय ये आर पर हो जाएगा, यहाँ से कहाँ हो जाएगा ये आर पर, उस समय इसका स्पीड कितना हो जाएगा v हो जाएगा। तो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम क्या लिखूंगा मैं, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा एम वी आर बराबर एम वी नोट आर नोट। इससे ये गया तो नया स्पीड कितना आ जाएगा आपके पास वी नोट आर नोट अपॉन आर। ये हमारे पास नया स्पीड आ गया। बहुत सिंपल। सबसे पहले ए ऑप्शन जाता हूँ मैं। ए ऑप्शन में टेंशन, टेंशन किसके बराबर होगा बच्चों बताओ, टी बराबर इनिशियली टी नोट बराबर एम वी नोट स्क्वायर अपॉन आर नोट, और फाइनल टेंशन किसके बराबर होगा एम वी स्क्वायर बाई आर। ये हम जानते हैं। तो एम वी कितना आ गया आपका यहाँ पर, ये रहा वी नोट स्क्वायर आर नोट स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ कितना हो जाएगा आर हो जाएगा। अब पुराना टेंशन कितना है टी नोट है, तो मुझे आर नोट से ऊपर मल्टीप्लाई करना चाहिए और आर नोट से नीचे मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो मैंने ये मल्टीप्लाई कर, मल्टीप्लाई करते हैं यू विल सी टी नोट आर नोट क्यूब अपॉन आर क्यूब। तो ये आपका नया टेंशन आ जाता है, एकदम डन। नाउ द ऑप्शन, नेक्स्ट ऑप्शन द बी ऑप्शन। व्हाट इज द बी ऑप्शन, द काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है इनिशियली के नोट बराबर हाफ एम वी नोट स्क्वायर। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बच्चों हाफ एम वी स्क्वायर बराबर हाफ एम, व्हाट इज द वी, वी कितना हो रहा, कितना हो जाएगा वो वी नोट स्क्वायर आर नोट स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है बात। तो हाफ एम वी नोट स्क्वायर तो ओल्ड काइनेटिक एनर्जी दैट इज के नोट आर नोट स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो इस तरह से ये आपकी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर आ जाएगी। क्लियर है बात। तो के बराबर के नोट आर नोट स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा आपका। तो ये सेकंड ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन हो गया आपका। अब उन्होंने नेक्स्ट क्या पूछा है आपसे, तो अपन जाते हैं हमारे ऑप्शन के ऊपर। तो आप देख सकते हैं कि ए ऑप्शन तो गलत हो गया हमारा, तो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल टू के नोट आर नोट, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। नाउ द सी ऑप्शन, द रेडियस आर ऑफ द सर्कुलर पाथ जस्ट व्हेन द स्ट्रिंग ब्रेक्स इज 0.4 मीटर। मतलब टेंशन कितना हो जाए, टेंशन 40 न्यूटन हो जाए। जैसे 40 न्यूटन होगा तो वो आपकी ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, तो भाई साहब रेडियस पूछ रहा है वो जिस समय वह टूट जाएगी, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं अपन। अब चलो यहाँ पर आ जाओ, तो आप सी ऑप्शन पर जाते हैं। और टेंशन कितना था हमारे पास, ये रहा आपका पास टेंशन। ठीक है, तो देखो इसमें सबसे पहले आपको ये वाला टेंशन पता करना पड़ेगा कि इनिशियल टेंशन कितना आएगा। ठीक है, तो कर लेते हैं पता इसका, इसकी वैल्यूज दे रखी है हमारे पास सब कुछ। तो इसकी वैल्यूज क्या क्या दे रखी, एम कितना दिया हुआ है आपको 0.25, वी कितना दिया है आपको 0.8 इंटू, सॉरी वी 0.8 नहीं है 4 इंटू 4 है, और ये कितना है बेटा 0.8। तो एक देखो 10 से ऊपर कर दो यहाँ पर, और यहाँ पर 100 नीचे कर दो, तो इससे ये कट जाएगा 25 से 4 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, ये आ जाएगा 40/8 यानी कि 5 न्यूटन। कितना आ गया ये आपका 5 न्यूटन आ जाता है। ठीक है, तो डन। अब यहाँ आ जाती है बात, तो आर क्यूब की आ जाती है, तो आर निकालना है मुझे। तो आर क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, इस ऑप्शन से ध्यान से देखो, टी नोट कितना हो गया 5, आर नोट 0.8 इंटू 0.8, और नीचे कितना हो गया जो नया टेंशन है वो कितना हो जाएगा आपका 40 न्यूटन हो जाएगा। तो इसको सोल्व करते हैं, तो यू विल गेट, ये चला जाएगा, ये चला जाएगा, ये चला जाएगा, 5 से कितनी बार 8, 8 से 8 कट जाएगा प्यारे बच्चों ये। तो आर बराबर हो जाएगा आपका 8/10, 8/10 कितना हो जाएगा ये 0.8 मीटर हो जाएगा आपका। ओके डन। तो अब इसको, सॉरी गड़बड़ी हो गई यहाँ पर, ये 4 नहीं होगा, 8 8 64, तो प्यारे बच्चों ये 4 होगा 4, तो ये कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा 0.4 मीटर। ठीक है, तो ना द ऑप्शन इज 0.4 मीटर, एकदम सही ऑप्शन है एकदम से यहाँ पर ये। तो अब लास्ट ऑप्शन कितना है इसका, लास्ट ऑप्शन इज द वर्क डन बाय द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज रिड्यूसिंग द रेडियस सर्कल आर नोट से r/2 इज 4 के नोट। बहुत सिंपल सी बात है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वर्क डन के बराबर होगा। ओके, तो आप जाइए वहाँ पर वापस से आगे, डी ऑप्शन,
तो डी ऑप्शन कितना हो गया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया बेटा, के फाइनल माइनस के इनिशियल हो जाएगा, तो के इनिशियल तो कितना हो गया आपका, के नॉट हो गया, और के फाइनल कितना आया था आपका, याद करो आप, के नॉट आर नॉट स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर आया था, आर नॉट स्क्वायर बाई 2 है, तो ये 4 के नॉट हो जाएगा, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना जाएगा आपका, 4 के नॉट माइनस के नॉट बराबर 3 के नॉट। दिस इज द वर्क डन एकदम से। तो चारों ऑप्शन आपने देख लिए यहाँ पर, और इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास एक क्वेश्चन दिख रहा है आपको, थिन यूनिफॉर्म मेटेलिक रोड, थिन नहीं है, थिन यूनिफॉर्म मेटेलिक रोड of length L is equal to 1 meter and the area of cross section A is equal to 2 mm square is made to rotate with angular velocity omega equal to 100 radian per second in horizontal plane about a vertical axis through one of its end. The density and the Young's modulus of the material of the road are rho is equal to 10 to the power 4 kg per meter and y is equal to इतना दिया हुआ है, taking r as the distance of the point of the road from the axis of rotation, okay done। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले क्या निकालना है, टेंशन एट द मिड पॉइंट ऑफ द रोड एट T इज इक्वल टू 200 न्यूटन। ऐसे अलग अलग करके मुझे एक और चीज निकालनी, स्ट्रेच इन द रोड एट इज इक्वल टू R इज इक्वल टू 0.5, मतलब ये भी क्या 1/2 पे ही निकालनी है मेरे को आराम से, ठीक है। और फिर लास्ट में निकालना है एलोंगेशन ऑफ द रोड इज 8/3 mm। चलो इस क्वेश्चन को अपन लोग करते हैं। सबसे पहले उन्होंने क्या कहा है, जो जो बातें की है उसको कर लेते हैं अपन। यहाँ पर ये एक थिन रोड दिया हुआ है आपको, ठीक है डन। अब थिन रोड के अंदर L कितना दिया उन्होंने, L 1 मीटर दे दिया मेरे को, डन। और इसका मास नहीं दिया हुआ है, इसकी डेंसिटी दी है उन्होंने, डेंसिटी इज चेक करना पड़ेगा, डेंसिटी इज 10 की पावर 4, कितना दे दिया उन्होंने, डेंसिटी 10 की पावर 4 kg पर मीटर क्यूब दिया है। और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया है वो 2 mm स्क्वायर दिया है। यंग्स मॉड्यूलस दे दिया प्यारे बच्चों उन्होंने 2 × 10 की पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दे दिया आपका। और उन्हें जो ओमेगा से रोटेट कर रही है वो कितना कर रहा है, 400 रेडियन पर सेकंड, क्योंकि डेटा है हमारे काम आएंगे। यहाँ ध्यान देख सकते हैं आप इसको, कि इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखें कि रोड है ओमेगा से घूम रही है। आप सब जानते हैं एक्स पर जाओगे तो आप यहाँ पर dx लोगे, ओके, dx का मास कितना हो जाएगा आपका, dm हो जाएगा। अच्छा, इस फुल लेंथ इसकी लंबाई ले, यहाँ पर टेंशन कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, हम सब जानते हैं। और यहाँ तक की लेंथ कितनी हो जाती है, यहाँ तक की लेंथ दी हुई उन्होंने L दिया हुआ है। अगर यहाँ टेंशन T लगेगा तो इधर कितना लग जाएगा, T प्लस dt। तो यू विल गेट कि माइनस dt इक्वल टू कितना हो जाएगा, dm ओमेगा स्क्वायर x हो जाएगा। तो माइनस dt बराबर dm कितना हो जाएगा आपका, m बाई उसकी लंबाई कितनी होगी, L ओमेगा स्क्वायर x dx। नाउ इंटीग्रेट इट, तो आपका कितना हो जाएगा, ये आप देख सकते हो कि x पर टेंशन कितना है, t है, और l पर टेंशन कितना है, 0 है। तो आपका जो टेंशन आ जाएगा असल में हो जाएगा m/l ओमेगा स्क्वायर, हाँ ठीक है डन। ये हो जाएगा L स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और यहाँ 2 बाहर आ जाएगा। तो दिस इज द टेंशन ऑफ द रोड। आप किसी भी x पोजिशन पर टेंशन निकाल सकते हैं। तो ये मेरे पास आ गया। तो सबसे पहले उन्होंने जो मुझे ए ऑप्शन दिया है, मैं उस ए ऑप्शन के बारे में बात करता हूँ और आंसर निकालने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो टेंशन एट मिड पॉइंट का मतलब कितना हो गया, ए ऑप्शन के अंदर ये x कितना हो जाएगा, L/2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा L स्क्वायर बाई 4। तो मेरे पास कितना आ जाएगा, m ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2L 3L स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। इससे ये चला गया, तो मेरे पास आंसर कितना हो गया, m ओमेगा स्क्वायर 3L/8। दिस इज द माई आंसर, डन एकदम से, ओके। तो टेंशन कितना हो गया भैया, अब देखो 3 मास कितना हो गया, मास डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी कितना हो गया 10 की पावर 4, वॉल्यूम लेंथ L, एरिया कितना हो गया आपके पास 2 mm, 2 × 10 की पावर -6, ओमेगा हो गया 400 × 1 अपॉन कितना हो जाएगा आपका, ये 8 हो जाएगा, ओके। आप इसे सोल्व कर सकते हैं आराम से। कैसे कर सकते हैं, देखो आप, ये 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -2, और आप देख सकते हो कि 4 2 जा 8, तो ये चला जाएगा आपका ये 12, तो ये आ जाएगा आपका 1200 न्यूटन। कितना आ गया बच्चों, ये 1200 न्यूटन। तो ए ऑप्शन आपका एकदम से सही हो जाता है कि टेंशन एट द मिड पॉइंट इज 1200 न्यूटन। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है इसका,
द टेंशन इन द रोड वेरीज विद द डिस्टेंस आर फ्रॉम द एक्सिस रोटेशन इज टी इज इक्वल टू 1600 आर स्क्वायर। तो आप इसको थोड़ा सा और वापस से आगे लेके जाएंगे उसी टेंशन को, तो बी ऑप्शन में आप देखेंगे कि जो टेंशन आया था मेरा कितना आया था, एम ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2l एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जो एक्स डिस्टेंस कहाँ से है, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से था, आपने देखा था ये एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, ये जो डिस्टेंस है एक्स का यहीं से है या नहीं है। तो कितना आ जाएगा टेंशन, तो टी बराबर आ जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर 2l, ये हो जाएगा 1 माइनस आर स्क्वायर। जब आप ये सोल्व करेंगे तो यू विल गेट 1600 1 माइनस आर स्क्वायर एन आएगा। इस तरह से बी ऑप्शन का आंसर ये वाला होना चाहिए। तो सी ऑप्शन में क्या कह रहा है बच्चों, है द सी ऑप्शन द स्ट्रेस इन द रोड एट आर इज इक्वल टू इतने इतने हो जाएगा। ठीक है, तो नाउ चेक इट, स्ट्रेस होगा या नहीं होगा। स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कितना हो गया, टेंशन अपॉन एरिया। टेंशन कितना हो गया मिड पॉइंट पे 1200 हो गया आपका, मिड पॉइंट पे पूछ रहा है हुआ है। और एरिया कितना हो गया आपका 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 हो गया, तो ये आ जाएगा आपका 6 इंटू 10 की पावर 8 स्ट्रेस हो जाएगा आपका न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। दिस विल बी द स्ट्रेस। क्लियर। नेक्स्ट ऑप्शन इज एलोंगेशन ऑफ द रोड इज 8/3 mm। ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन हो गया। एलोंगेशन ऑफ द रोड इज 8/3 mm। अब एलोंगेशन निकालना है, घूमने की वजह से टेंशन लगा, ठीक है, तो टेंशन आ गया तो उसमें एलोंगेशन भी आएगा, तो एलोंगेशन कैसे निकालेंगे उसके अंदर। तो अब आप देखिए इस क्वेश्चन को, डी ऑप्शन में एलोंगेशन इन रोड, यही सबसे बढ़िया ऑप्शन है इसका। एलोंगेशन इन रोड कैसे निकाला जाएगा, तो सबसे पहले बताओ मुझे टेंशन कितना आया था। टेंशन आया था हमारे पास एम ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2l एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास टेंशन आया था। ठीक है, अब हम जानते हैं कि यंग्स मॉड्यूलस कितना होता है, T/A अपॉन डेल्टा L/L। तो ये कितना हो जाएगा आपका, डेल्टा L बराबर डेल्टा L/L बराबर T अपॉन A इंटू वाई इंटू एल। ये मेरे पास फॉर्मूला, ये फॉर्मूला क्या होता है ये समझने की जरूरत है। इसमें क्या होता है, एल लेंथ में डेल्टा एल एक्सटेंशन आया, एल लेंथ में डेल्टा एक्स लेंथ, एल लेंथ में डेल्टा एल एक्सटेंशन आया, एल लेंथ में डेल्टा एल एक्सटेंशन आया। तो अब यहां पर जो टेंशन है वो वेरी कर रहा है, क्या कर रहा है, वेरी करता। मैंने कहा डीएक्स लेंथ में छोटा सा डीएल, किसमें, डीएक्स लेंथ में, डीएल मेरे पास वो आया टी इंटू डी एक्स अपॉन ए वाई। डीएक्स लेंथ में डीएल है। ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि टेंशन जो है एक्स के अकॉर्डिंग चेंज होती जाए। तो टेंशन कितना लिखूंगा यहाँ पर, एम ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2l एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स अपॉन कितना हो जाएगा ए वाई। ये वही चीज है, ये और ये अंतर नहीं, ये पूरी लेंथ में था, क्योंकि पूरी लेंथ में टेंशन कांस्टेंट होता तो मैं यही काम में लेता, लेकिन टेंशन वेरी कर रहा है एक्स के साथ। डेट्स वाई मुझे ये इस फॉर्मूले को मुझे ऐसे लिखना पड़ा। नाउ द इंटीग्रेट इट बोथ साइड, 0 से एल 0 से एल। तो आप देखो ये कितना हो जाएगा, अब डेल्टा एल इज एलोंगेशन पूरे में आ जाएगा, ये बराबर एम बाहर ओमेगा स्क्वायर बाहर 2 बाहर एल बाहर ए बाहर वाई। अब ये कितना हो गया, यहाँ पर एक्स आ जाएगा, सॉरी यहाँ कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन करोगे x, तो आप समझ दो कि एल क्यूब माइनस ये हो जाएगा एल क्यूब बाय 3। अब इसमें सब वैल्यू कीप करोगे तो यू विल गेट 8/3 mm आपके पास आंसर आ जाएगा, क्योंकि m भी है। अगर m नहीं है तो कहाँ से निकाल दोगे, मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम से निकाल दोगे। ओके, तो आपका ये भी है, 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 सब हैं, तो आंसर कितना हो जाएगा उसका 8/3 mm। ओके, there is another question. One end of a long and thin rope stretched horizontally with a tension T is equal to 8 Newton. Done, इसमें टेंशन कितना आ रहा है, 8 न्यूटन दिया हुआ है। Along x axis is supporting a weight after passing over a pulley। ये एक पुली है, एक सपोर्ट वेट कर रहा है ताकि टेंशन बना रहे। फिक्स्ड है वर्टिकल पोल, ये वर्टिकल पोल हो गया आपका। एट द अदर एंड अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर लगाया हुआ है यहाँ पर। क्लेम्ड आयरन रोड अलोंग द एक्स एक्सिस ऑफ सोलेनोइड फेड, ठीक है, एंड विद एसी वोल्टेज ऑसिलेटिंग बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ पोल। नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में क्या कर रहा है, ये है
ऑसिलेट करेगा एट एक्स इजिकल टू 0, जनरेट ए ट्रांसवर्स वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज। इसके अंदर कितनी फ्रीक्वेंसी ऑसिलेट कर रहा है, ये 100 हर्ट्ज कर रहा है, एंड एन एम्पलीट्यूड ऑफ 2 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ पर एक वेव बना रहा है प्यारे बच्चों, इसको ध्यान देना आप, यहाँ पर एक आपका क्या बना रहा है, वह इस तरह की एक वेव बना रहा है, ये बन गई वेव आपकी, दिस इज अ ट्रांसवर्स वेव। ओके, फिर इसके बाद क्या कह रहा है, द वेव प्रोपेट अलॉन्ग द रोप, द मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द रोप इज 20 ग्राम पर मीटर, इग्नोरिंग द इफेक्ट ऑफ द ग्रेविटी ऑन द रोप, द करेक्ट ऑप्शंस ऑब्लिक आर। ये देखने हमें, तो बहुत सब कुछ दिया हुआ है इसके अंदर तो हमें, है ना। और ये ऑप्शन है यहाँ पर, वेवलेंथ निकालना है, बी निकालना है, मैक्सिमम एक्सीलरेशन निकालना है, ये सब निकालना है। तो आप यहीं पर ही देख सकते हो ध्यान से कि सबसे पहले मैं निकालता हूँ ए ऑप्शन के बारे में बात करता हूँ। तो वी इक्वल टू कितना होता है बच्चों, अंडर ऑफ टी बाई म्यू, और टी दिया हुआ है उन्होंने कितना 8, और म्यू कितना दिया हुआ है 20 इंटू 10⁻³ तो ये आ जाएगा मेरा 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब जानते हैं वी इक्वल टू एफ लेमडा, लेमडा इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, वी बाई एफ हो जाएगा, वी कितना हो गया 20 हो गया, एफ कितना हो गया हमारे पास 100 हो गया, तो ये आ जाएगा मेरे पास 20 सेंटीमीटर का वेवलेंथ आ जाएगा। क्लियर है बात। नेक्स्ट मैं अगर आगे बात करता हूँ यहाँ पर डी ऑप्शन की बात करता हूँ, नहीं चलो पहले मैं आपसे बी ऑप्शन की बात कर लेता हूँ। तो बी ऑप्शन में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, कोई खास बात नहीं है। इफ द ऑसिलेटर प्रोड्यूस मैक्सिमम नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट एक्स इजिकल टू, सॉरी बी ऑप्शन, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा मैक्सिमम। हम सब जानते हैं किसी वेव में ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन होता है ओमेगा स्क्वायर ए। तो अभी आप यहाँ वैल्यू डालोगे तो 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर इंटू ए, कीप द वैल्यूज 4 इंटू 10 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 2/100, तो ये आ गया आपका लगभग 8000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा मैक्सिमम पार्टिकल का, ये वाला आपके पास यहाँ पर आ जाता है। नाउ द सी ऑप्शन, इफ द ऑसिलेटर प्रोड्यूस मैक्सिमम नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट एट एक्स इक्वल टू 0 एंड टी इक्वल टू एक्सक्यूशन ऑफ द वेव कैन बी एक्सप्रेस। तो इस इक्वेशन के अंदर आप खास बात देखो कि यहाँ पर कितना आ रहा है 100 पाई, मतलब यहाँ पर ओमेगा जो है 100 पाई है या नहीं, जबकि ओमेगा कितना होना चाहिए 200 पाई। क्यों होना चाहिए, ओमेगा कितना दिया हुआ है 2 पाई एफ, ओमेगा बराबर कितना दिया हुआ उन्होंने 2 पाई एफ, एफ कितना 100, तो ये कितना आना चाहिए था 2 पाई। तो उसके हिसाब से भी आप देख सकते हो कि इस ऑप्शन को कि यह ऑप्शन क्यों गलत हो जाता है। अगर मैं अब आगे बढ़ता हूँ आपको यहाँ पर, तो अगर मैं सी ऑप्शन को लिखने की कोशिश करता हूँ अच्छे से, तो आप जानते हो वाई इक्वल टू कितना है ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाई कर सकता हूँ। उन्होंने कहा ए नेगेटिव एक्सीलरेशन है, माइनस ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाई। अगर x बराबर 0 है और t बराबर भी 0 है, तो आप देख सकते हो साइन फाई कितना हो जाएगा -1, फाई बराबर कितना हो जाएगा -π/2 आ जाएगा आपके पास। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी, y बराबर ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस π/2। तो थोड़ा और इक्वेशन सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगी आपका, माइनस बाहर ले लोगे, ए साइन π/2 के एक्स माइनस ओमेगा टी, सॉरी थोड़ा सा इक्वेशन को बस यहीं पे हो जाएगा आपका काम। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी आपकी, y बराबर, अगर ये π/2 अगर मैं माइनस कॉमन लो, माइनस ए बाहर ले लिया, तो यहाँ आ जाएगा साइन π/2 माइनस के एक्स, ओमेगा टी माइनस के एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, ओके। तो यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन लूँगा तो माइनस यहाँ आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ भी प्लस आ जाएगा। तो सॉरी, इसको एक काम करते हैं अपन, ये सब कुछ सही है, मैं इसको वापस से दोबारा लिखता हूँ मैं, साइन π/2 प्लस के एक्स माइनस ओमेगा टी। ओके, तो अब आप देख सकते हो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, y बराबर माइनस ए कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये मेरी इक्वेशन बन जाती है। ए कितना हो गया आपके पास -2 सेंटीमीटर में दिया है तो मीटर में बदल लो, कितना हो जाएगा आपका वो 0.02 कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी। अब आपको सिंपल था के की वैल्यू और ओमेगा टी की वैल्यू लिखनी बच्चों। तो ओमेगा कितना हो गया आपका 2πf, तो यही आपका एक गड़बड़ मामला हो जाता है। एफ कितना है आपका 100 है, तो ये कितना हो गया आपका 200 पाई, और के कितना आएगा आपका
v बराबर कितना होता है, ओमेगा बाई के होता है, तो k बराबर कितना हो गया आपके पास, ओमेगा बाई वी, ओमेगा कितना हो गया 200 पाई और v कितना हो गया आपका 20 हो गया, तो ये कितना हो गया 10 पाई। तो आपकी जो इक्वेशन बनी असल में वो कितनी बनी, -0.02 cos 10 पाई माइनस 200 पाई थी, ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। दिस इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट ऑप्शन डी इज the tension in the given rope remaining unchanged if the harmonic oscillator of the frequency 200 Hz is used। अब वो कितना हो गया फ्रीक्वेंसी उसकी 200 हर्ट्ज हो गई, इंस्टेड ऑफ द अर्लियर फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज द वेवलेंथ विल बी 10 सेंटीमीटर। आराम से निकाल सकते हो आप इसको, कैसे, डी ऑप्शन में क्या हो जाएगा आपका, फ्रीक्वेंसी कितनी होगी आपकी 200 हर्ट्ज, तो v बराबर कितना होता है एफ लेमड़ा, सब कुछ वही है v बाई एफ, v कितना है आपका 20 था, f कितना हो गया आपका 200 हो गया, तो ये कितना आ गया आपका 10/100 मीटर में है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर। ठीक है, चारों ऑप्शन हो गए इसके एक करके। Nuclei of a radioactive element A are being produced at a constant rate alpha। बेटा रेट गिवन है हमें, रेट कितनी गिवन है अल्फा, ठीक है जी। The element A has a decay constant lambda, decay constant भी गिवन है। If there are n0 nuclei at t equals to 0, मतलब इनिशियल लेवल पे बात करें, शुरुआत में हमारे पास में कितने न्यूक्लियाई गिवन थे, n0 न्यूक्लियाई गिवन थे, ओके ये रहा। देन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई किसी टाइम t पर कितना रह गया अल्फा, अगर ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, तो क्या क्या रिजल्ट्स होंगे वो हमें कैलकुलेट करना है। इनिशियली बेटा हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन को। लेटर सपोज, चलो सबसे पहले जो गिवन डेटा है वो लिख लेते हैं। गिवन क्या क्या है, अल्फा है हमारी रेट, लैम्डा है हमारा डिके कांस्टेंट, ठीक है जी, डिके कांस्टेंट। t इक्वल्स टू 0 पर हमारे जो न्यूक्लियाई हैं वो कितने हैं n0, यहाँ a मान लेते हैं, यहाँ b मान लेते हैं, धीरे धीरे डिके होने लगेंगे। तो b इनिशियल 0 था, किसी टाइम t पर a कितना रह गया n रह गया, ठीक है, किसी टाइम t पर n कितने रह गए न्यूक्लियाई, एक्टिव न्यूक्लियाइज की बात कर लेते हैं, तो एक्टिव न्यूक्लियाइज की बात कर लेते हैं, ठीक है, कितने रह गए n0 रह गए, n रह गए, ठीक है, यहाँ तक की बात हो गई है। चलिए बेटा जी, तो अभी हमें तो पता है किसी टाइम t के साथ हम रेट को किस तरह से लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं क्या बेटा, dn/dt इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अल्फा माइनस लैम्डा इंटू n, पता है हमें। चलिए इंटीग्रेशन कर लेते हैं बेटा, ताकि किसी टाइम t पर पता लग जाए, अल्फा माइनस लैम्डा इंटू n, इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा यहाँ dt। किसी टाइम t जब 0 था तब कितने थे n0 थे, जब टाइम t हो गया तो कितने हो गए n हो गए, ठीक है। इंटीग्रेशन आता ही है हमें, इंटीग्रेशन कर लेते हैं, 1/x का कितना हो जाता है बेटा ln x, तो ln x अल्फा माइनस लैम्डा इंटू n, और इसके कॉफिशिएंट का डिवाइड चला जाएगा तो माइनस लैम्डा इक्वल्स टू, ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके t, और यहाँ भी लिमिट रख देते हैं भाई n0 से लेकर n तक, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे। अच्छा लैम्डा कांस्टेंट है, मैं इसे उधर भेज देता हूँ, तो लिख देते हैं ln अल्फा माइनस लैम्डा n माइनस ln अल्फा माइनस लैम्डा n0 इक्वल्स टू n0 t, लेकिन माइनस साइन, ठीक है, ओ सॉरी लैम्डा, लैम्डा को भेजा ना, माइनस लैम्डा t, ठीक है, लॉग m माइनस लॉग n, लॉग m अपॉन n हो चुका है, तो ln अल्फा माइनस लैम्डा n डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस लैम्डा n0 इक्वल्स टू माइनस लैम्डा t। आई थिंक बच्चों इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी, यहाँ तक की बात हमारी हो चुकी है। चलिए तो आगे चलते हैं भाई, नेक्स्ट पेज पे चल लेते हैं, या यहीं थोड़ा सा इसको स्लाइड कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। बताएं बेटा, यहाँ से अगर हम ln को हटाते हैं तो उधर e की पावर चला जाएगा, तो अल्फा माइनस लैम्डा n इक्वल्स टू e टू दी पावर माइनस लैम्डा t अपॉन लैम्डा अल्फा माइनस लैम्डा l, ठीक है। इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा, कितना बन जाएगा अल्फा माइनस लैम्डा n इक्वल्स टू अल्फा माइनस लैम्डा
एन नॉट इंटू ई टू दी पावर माइनस लैम्डा टी। तो लैम्डा एन कितना आ जाएगा भाई, लैम्डा एन हो जाएगा, हमसे पूछा क्या है ए ऑप्शन में, एन ही पूछा है, ठीक है। तो लैम्डा एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, अल्फा माइनस लैम्डा एन नॉट ई टू दी पावर माइनस लैम्डा टी। तो बेटा एन कितना आ जाएगा किसी टाइम टी पर, 1 अपॉन लैम्डा इंटू अल्फा माइनस लैम्डा एन नॉट ई टू दी पावर माइनस अल्फा टी। ध्यान से देख लीजिए बेटा, ये आ गया क्या हमारे पास में, ठीक है, कोई परेशानी, यहाँ तक की बात क्लियर है। आइए आगे चलते हैं। तो अब ऑप्शन को मैच कर लेते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखिए 1 बाई लैम्डा कॉमन आ गया है, अल्फा आ गया है, माइनस लैम्डा एल नॉट ई टू दी पावर माइनस लैम्डा टी। नहीं बेटा, ये ऑप्शन तो हमारा मैच नहीं कर रहा है। चलिए तो इसके अकॉर्डिंग अब देख लेते हैं, अगर अल्फा की वैल्यू लैम्डा एन नॉट हो जाए तो एन टी की वैल्यू किसी टाइम टी पर क्या कांस्टेंट रहेगी, उसकी बात कर लेते हैं। इफ़ अल्फा इक्वल्स टू लैम्डा, या फिर बेटा इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, शायद हमारे लिए इजी हो जाए। एन इक्वल्स टू अल्फा अपॉन एन माइनस, ये कितना हो जाएगा, अल्फा अपॉन एन माइनस, रखिए साहब, अल्फा अपॉन एन माइनस अल्फा माइनस लैम्डा एन नॉट डिवाइडेड बाय लैम्डा ई टू दी पावर माइनस लैम्डा टी। चलिए अब रखते हैं वैल्यूज को, ठीक है। इफ अल्फा इक्वल्स टू लैम्डा एन नॉट, अगर अल्फा की जगह लैम्डा एन नॉट रख देंगे तो एन इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, एन इक्वल्स टू एन नॉट। तो क्या हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा जी, बिल्कुल हो जाएगा साहब, ठीक है। चलिए सेकंड क्या दिया है, इफ अल्फा इक्वल्स टू 2 लैम्डा एन नॉट, यही दिया है 2 लैम्डा एन नॉट, और एन टी कितना हो जाएगा 2 एन नॉट, देख लेते हैं भाई रख कर। तो यहाँ कितना हो जाएगा, एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा 2 एन नॉट, ठीक है, माइनस यहाँ रखेंगे तो 2 लैम्डा एन नॉट से लैम्डा एन नॉट गया, तो लैम्डा एन नॉट से फिर लैम्डा से लैम्डा चला गया, तो एन नॉट ई टू दी पावर माइनस लैम्डा टी। और टी टेंड्स टू इनफाइनाइट करेंगे तो टी टेंड्स टू इनफाइनाइट पे ये कितना आ जाएगा 0, तो ये कितना आ जाएगा 2 एन नॉट। सी ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो गया, बी करेक्ट, सी करेक्ट, ठीक है। अब हमसे डी ऑप्शन में क्या बोला है, if lambda equals to 2 n naught, the number of nuclei nt after 1 half life of A is n t by 2 पर पूछा है, 3 by 2 n naught होगा क्या। तो बेटा हाफ लाइफ का फॉर्मूला पता है आपको, t by t2 equals to ln2, यही होता है, एक बार देख लीजिए, t हाफ इक्वल्स टू ln2 by लैम्डा होता है, ठीक है। तो बताएं किसी हाफ टाइम के लिए क्या लिखा जा सकता है भाई, इसी वाले से लिखना है, ये रहा 2 एन नॉट माइनस एन नॉट, ठीक है। एन नॉट को भी अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये कितना बच जाएगा 2 माइनस ई टू दी पावर माइनस लैम्डा टी। तो देखो बेटा इसको टी हाफ के पदों में, टी हाफ के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं, अगर हम एन नॉट को कॉमन ले लेते हैं तो 2 माइनस ई टू दी पावर लैम्डा टी, तो ln2 बाई 2 ऐसा कुछ आ जाएगा, देखिए ई की पावर माइनस, ठीक है, सॉरी ln2 आ जाएगा, ठीक है। तो बस इसकी वैल्यू तो हमें पता है कितना होता है बेटा, तो एन नॉट 2 माइनस 1 बाई 2 कितना हो गया भाई 3 बाई 2 एन नॉट, ठीक है। तो क्या डी ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो गया बेटा, हाँ जी। तो करेक्ट ऑप्शंस क्या हो जाएंगे हमारे, बी, सी और डी, ओके। चलिए बच्चों
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट अ फाइन बीम ऑफ कोहेरेंट मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इक्वल्स टू 600 nm। बेटा लैम्डा गिवन है, मोनोक्रोमेटिक सोर्स की बात कर रहे हैं, लैम्डा आपको गिवन है और यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं। इज इंसिडेंट ऑन आइडेंटिकल स्लिट्स S1 एंड S2। दो स्लिट्स हैं S1 S2, हमें पता है में दो स्लिट्स हैं और उनके बीच का सेपरेशन कितना है बेटा, स्मॉल d है। द इंटेंसिटी एट द सेंट्रल मैक्सिमम formed at O is Imax and the angular fringe width beta is 0.1 डिग्री। बेटा रेडियन में बदलना होगा तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। When a thin transparent film, ये थिन है, is placed in front of slit S2, the intensity at O changes। तो O पर इंटेंसिटी चेंज हो जाएगी जब हमने कोई स्लैब रख दी है, ठीक है। It is found that the smallest thickness of the film for which the intensity O becomes half the maximum intensity। ये पाया गया है कि इंटेंसिटी कितनी हो गई है, हाफ हो चुकी है। नेग्लेक्टिंग इज 250 nm, ठीक है जी। नेग्लेक्टिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय द फिल्म, द जीरो ऑर्डर फ्रिंज अर्लियर एट O now forms at O dash where O dash is 0.5 mm। चूज करेक्ट ऑप्शन। बेटा सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए जब भी हम किसी ट्रांसपेरेंट फिल्म को इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो हमारी जो सेंट्रल मैक्सिमा वो शिफ्ट हो जाएगा। अब किस तरफ इंट्रोड्यूस किया है आपने, S2 की तरफ इंट्रोड्यूस किया है, तो सेंट्रल शिफ्ट किधर हो जाएगा, नीचे की तरफ हो जाएगा, तो O डैश आ जाएगा। नया शिफ्ट जो है ये आपको गिवन है 0.5 mm, ठीक है। तो चलिए ऑप्शंस की बात कर लेते हैं भाई। ऑप्शंस हमसे क्या क्या बोल रहे हैं, ऑप्शंस हमें बोल रहे हैं कि फ्रिंज विड्थ नियर O is 2 m ऑन द स्क्रीन, O डैश इज अबाउट, नहीं ये तो वैसे ही गलत हो गया बेटा, तो नीचे शिफ्ट हो जाएगा। द रेफ्रेक्टिव इंडेक्स निकालना है, मतलब म्यू हमें फाइंड करना है, ठीक है। और द डिस्टेंस D, कैपिटल D जो कि पर्दे की दूरी है, स्क्रीन की डिस्टेंस है फ्रॉम द डबल स्लिट इज नियरली 1.15 m। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारा सॉल्यूशन वाला पार्ट, ठीक है। आइए साहब थोड़ा सा रीड्रॉ कर लेते हैं स्पीड से। ये हमारी स्लिट S1 है, ये स्लिट S2 है, दोनों के बीच का सेपरेशन स्मॉल d है। यहाँ से कैपिटल D पर हमारे एक स्क्रीन रखी हुई है, ठीक है। सेंट्रल मैक्सिमा वैसे तो आना चाहिए था O पर, बट यहाँ पर हमने एक ग्लास स्लैब को इंट्रोड्यूस कर दिया है, उस वजह से हमारा सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट हो गया है, ठीक है। और मान लेते हैं ये कितनी थिकनेस का है, T, जो कि हमें गिवन है, तो सेंट्रल मैक्सिमा मान लीजिए O डैश यहाँ शिफ्ट हो चुका है, इसकी वैल्यू भी गिवन है 0.5 mm, ठीक है जी बेटा, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है। अब जब स्लिट नहीं रखी थी तब सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ मिल रहा था, है ना। जब तक स्लैब नहीं रखी थी तब तक, अच्छा दोनों मोनोक्रोमेटिक सोर्स है तो लाइट की इंटेंसिटी भी I नोट से आ रही है, यहाँ भी I नोट आ रहा है, सेंट्रल मैक्सिमम यहाँ आ रहा था, ठीक है। तो व्हेन नो फिल्म इज प्लेस्ड, जब कोई फिल्म प्लेस्ड नहीं करी है तब इंटेंसिटी, व्हेन नो स्लिट इज प्लेस्ड इंटेंसिटी इज मैक्सिमम। इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी बेटा, मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है जी। और इंटेंसिटी मैक्सिमम आपको पता है कितनी होती है बेटा, I max, बोलो 4 times ऑफ I नॉट, सभी को पता है। चलिए when film is introduced या when film is placed, when film is, ठीक है। बताओ जब फिल्म को प्लेस्ड कर दोगे तो इंटेंसिटी कितनी हो गई है, हाफ हो गई। इंटेंसिटी कितनी हो गई है बेटा जी, हाफ हो गई। कितनी हो गई है भाई, 2 हो गई है, I max बाई 2 हो गई है, मतलब कितनी रह गई बेटा, 2 I नॉट के बराबर है। बोलो इतनी बातें क्लियर है क्या, बोलो यार, ठीक है। अगर इंटेंसिटी इतनी है बेटा तो आप फेज डिफरेंस लिख सकते हो क्या, हाँ सर लिख तो सकते हैं। तो बताओ क्या आता है फॉर्मूला, 2 I नॉट इक्वल्स टू I नॉट प्लस I नॉट I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos फाई, I नॉट cos फाई। देखिए ध्यान से, 2 I नॉट से ये 2 I नॉट गया तो cos फाई कितना आ रहा है भाई, 0। देखो भाई cos फाई कितना आ रहा है, 0। अब आप मुझे बताएं बेटा, अगर cos फाई 0 आ रहा है तो फाई कितना होगा,
बिल्कुल, वेरी गुड। तो फाई कितना हो जाएगा बेटा, फाई विल बी कितना हो जाएगा, पाई बाई 2। फर्स्ट की बात कर लेते हैं, पाई बाई 2। अब हमें फेज डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस में रिलेशन पता है। डेल फाई इक्वल्स टू 2 पाई बाई लैम्डा, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। तो बेटा डेल्टा एक्स भी निकाल सकते हैं, डेल्टा इक्वल्स टू लैम्डा इंटू डेल फाई डिवाइडेड बाई 2 पाई। लैम्डा हमें गिवन है, कितना है 600 nm, कितना था लैम्डा, कितना गिवन था 600 nm, ठीक है। या फिर एक काम करें, फाई की वैल्यू सब्सटीट्यूट करके रख लेते हैं पहले, लैम्डा अपॉन 2 पाई, और फाई की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, पाई बाई 2, तो कितना आ गया लैम्डा बाई 4। अगर हमसे ये पूछता डेल्टा एक्स की वैल्यू तो हम वो भी यूज़ कर लेते, ठीक है, ओके। अब चलिए, अब हम कुछ और बातें भी कर लेते हैं जो भी इन्होंने गिवन है। बेटा फ्रिंज विड्थ कुछ दी थी इन्होंने, फ्रिंज विड्थ जैसा कुछ दिया था, फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ इन्होंने दी थी बेटा 0.1 डिग्री, रेडियन में बदल लेते हैं बेटा, 1/1 इंटू पाई बाई 180 होता, पर पॉइंट हटा दिया तो 100 हो गया। फ्रिंज विड्थ किसके बराबर होता है बेटा, लैम्डा बाई डी के बराबर होता है, सभी को पता है बेटा ये लैम्डा बाई डी के बराबर होता है। अगर कोई मुझसे बोले कि नहीं सर आप तो डी भी कैलकुलेट क्या होता है, तो चलिए साहब डी भी कैलकुलेट कर देंगे। डी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, लैम पाई डी अगर हमसे बोले तो बेटा डी कितना हो जाएगा 100 नहीं 1800 इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाय पाई, अगर पूछते तो, ठीक है जी। अब जब स्लैब इंट्रोड्यूस कर दिए तो शिफ्टिंग हुई है, तो शिफ्टिंग ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम शिफ्टिंग ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम कैसे निकालेंगे बेटा, म्यू माइनस वन इंटू टी, ठीक है, बोलो यार सही है क्या, ओके। तो पाथ डिफरेंस तो हमें पता ही है, लैम्डा बाई 4 है, तो बस इसको किसके बराबर कर दो, म्यू माइनस 1 इंटू टी इक्वल्स टू किसके बराबर हो गया, लैम्डा बाई 4 के बराबर हो गया, ठीक है। सबकी वैल्यू रख देते हैं एक बार यहाँ पर, तो म्यू माइनस 1 इंटू टी, टी कितना है बेटा जी, टी है 250 nm, ठीक है, और नहीं हाँ 250 nm है, शिफ्टिंग कितनी है 0.5 mm की है, ठीक है, सब कुछ गिवन है। चलिए रख देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वैल्यूज़ को, हाँ जी, म्यू माइनस 1 इंटू टी, टी कितना था 250 nm। अच्छा यहाँ से हम डेल्टा एक्स की वैल्यू सीधा लिख सकते थे ना बेटा, डेल्टा एक्स बराबर लैम्डा बाई 4 से, तो अपन यहाँ पे भी वैल्यू को रख सकते हैं, चलो कोई बात नहीं। तो हम सीधा भी निकाल सकते हैं इसको, कैसे निकाल सकते हैं, अगर आप वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हो तो म्यू माइनस 1 इंटू टी, टी की वैल्यू रख देते हैं 250 nm, ठीक है, वही लैम्डा की इक्वल हो जाएगा, और लैम्डा हमारा कितना है 600 nm, लैम्डा बाई 4 हो जाएगा, है ना, लैम्डा बाई 4 हो जाएगा, ये लीजिए। तो बेटा यहाँ से म्यू को आप सॉल्व करोगे तो म्यू कितना आ गया आपका 1.6, तो यही ऑप्शन हमारा गिवन था, हमारा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब हमें क्या निकालना है भाई, अब हमें निकालना है फ्रिंज विड्थ, है ना, हमें और क्या निकालना है,
1 पॉइंट ये आ गया है फ्रिंज विड्थ भी निकाल लेते हैं भाई। तो फ्रिंज विड्थ की बात करें तो फ्रिंज विड्थ कितना आ गया, म्यू माइनस 1 इंटू टी कैपिटल डी बाई स्मॉल डी इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा भाई, 600 NM। बोलो, इसमें किसी को कोई परेशानी हो तो बोलो, ठीक है। अच्छा, इन्होंने फ्रिंज विड्थ गिवन थी क्या, द जीरो ऑर्डर अर्लियर नाउ फ्रॉम सेट। अच्छा, शिफ्टिंग जो हो गई है वो लिख देते हैं हम, इंट्रोड्यूस, सॉरी बेटा, यहाँ कितना आ जाएगा 5 mm, 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3। ध्यान से देखो बेटा, क्या इसको बीटा इक्वल्स टू लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी होता है, ठीक है सर होता तो है। क्या उसी से इसको सब्सटीट्यूट किया जा सकता है क्या, देखो ध्यान से, अगर मैं कैसे भी करके इसको बीटा बना लूँ, आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर ये बीटा कैसे बन जाएगा, है ना। तो देखो t की जगह इसको ऐसे लिख दो, t इंटू म्यू माइनस 1 डी बाई डी इक्वल्स टू 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3। देखो ऐसा कुछ रूप देखने को मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है सर। अब देखो म्यू माइनस 1 को मैं लैम्डा बाई 4 लिख सकता हूँ, देखो तो ये बन गया लैम्डा बाई 4 डी बाई, देखो है ना, क्या ये मेरा बीटा बन गया, देखो यार क्या मेरा बीटा बन गया, बिल्कुल बन गया सर। और अगर इस ये बीटा बन गया तो 5 4 जा 20 आकर, तो बीटा हमारा कितना आ गया, बीटा हमारा कितना आ गया 2 mm के बराबर, देखो ठीक है, सही है बेटा। अच्छा 0.5 mm था, चलो तो कोई बात नहीं, यहाँ -4 हो जाएगा, यहाँ -4 हो जाएगा, यहाँ -4 हो जाएगा, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, बीटा आ गया, तो ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो गया। तीसरा हमसे एक और चीज़ पूछा हुआ है, द डिस्टेंस कैपिटल डी, तो डिस्टेंस भी निकाल लीजिए बेटा, जब बीटा आ गया है तो फिर तो कैपिटल डी भी आ जाएगा। बीटा इक्वल टू कितना होता है, लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, तो कैपिटल डी बराबर कितना आ जाएगा, बीटा 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3, स्मॉल डी कितना दिया था, सेपरेशन बिटवीन फ्रिंज, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, देखिए 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 देखिए, सेपरेशन कितना दिया है, नहीं दिया है, कोई बात नहीं, हमने निकाल रखा है, ये रहा 1800 लैम्डा अपॉन पाई, इसका यूज़ कर लेंगे, ठीक है, 1800 लैम्डा पाई का यूज़ कर लेंगे, तो बीटा 1800 लैम्डा, ठीक है, यही था बेटा, अपॉन पाई, ठीक है, ये आ गया बीटा इंटू डी हो गया, डी आ गया, बीटा आ गया, हाँ डी आ गया, हाँ अपॉन लैम्डा, ये लीजिए, ये लैम्डा से ये लैम्डा गया, तो कितना आ गया, डी बराबर कितना आ गया भाई, 18 2 जा 36, ठीक है, और ये 10 की पावर एक नीचे बन गया, तो ये डिवाइड बाय 10 पाई आ गया, मतलब 3.6 डिवाइडेड बाय पाई बन चुका है भाई। इसे सॉल्व कर लीजिए आप, तो 3 तो 1.15 के लगभग ये आपके आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है हमारा वो भी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है बेटा, ये डी भी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इतनी कोई विशेष बात नहीं है। चलिए देखो ये समझ में आ गया ना, यही लैम्डा बाई 4 के बराबर हो जाता है। ये हो गया, और इसको हमने कैलकुलेट, ये हमें गिवन था शिफ्टिंग कितनी है इसीलिए, ठीक है। तो ये म्यू -1 इंटू टी लैम्डा बाई 4 से हमारा म्यू आ गया, यहाँ वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दिया, आंसर हमारे इजीली आ गया, ठीक है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, एन इंसुलेटेड नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस ए कैरिंग अ पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू, एक
सॉलिड है लेकिन नॉन कंडक्टिंग है, इसे विशेष रूप से ध्यान रखें, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट इट्स वॉल्यूम इज सराउंडेड बाय अ कंसेंट्रिक थिक कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल। ये थिक कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल है ऑफ इनर रेडियस बी एंड आउटर रेडियस सी। दिस थिक शेल कैरीज अ नेगेटिव चार्ज -q, सी फिगर, द करेक्ट ऑप्शन इज और आर। देखिए बेटा, हमें ये बोल रखा है ये हमारा सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है और बाहर जो है ये थिक शेल से घिरा हुआ है, लेकिन जो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है उस पर चार्ज कितना है +4q और इसके आउटर मोस्ट सरफेस पर कितना है -2q। तो बेटा आपको पता है यहाँ +4q है तो यहाँ अंदर कितना आ जाएगा -4q और यहाँ कितना आ जाएगा +4q, मतलब आउटर सरफेस पे जो चार्ज है वो कितना रहा +2q। ठीक है, देखेंगे अगर ऑप्शन में तो। और इनर कितना है, वैसे भी इसका आपको पता है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना चाहिए अंदर की तरफ, तो +4q, तो इनर सरफेस पर कितना होना चाहिए -4q होना चाहिए। तो देख लेते हैं, चार्ज ऑन द इनर सरफेस ऑफ द कंडक्टिंग स्फीयर शेल इज +2q, नहीं ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। चार्ज ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल इज +2q, बिल्कुल सही, ये हमारा सही हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट डिस्टेंस r विच इज लेस देन a, तो बेटा इसकी रेडियस a है, अंदर किसी पॉइंट पर ही बात कर रहे हैं, तो अंदर किसी पॉइंट पर आपको पता है सॉलिड नॉन कंडक्टिंग के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाता है, E = k q r अपॉन जो भी डिस्टेंस है, मान लीजिए a है तो a3, पर यहाँ चार्ज कितना है हमारा 4q है, इसी के कारण आएगा, तो 4q है तो बेटा हमारा आंसर में कितना आ जाएगा, आप सभी समझ ही गए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी अंदर की तरफ, E = k का मतलब 1/4πε0, चार्ज कितनी डिस्टेंस का पोजीशन वेक्टर अपॉन a3, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। अब बच रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड इन रीजन 0 to a दैट इज इन द इनर स्फीयर इज 2q² 5πε0a। ठीक है जी, अब देखिए साहब, एनर्जी स्टोर्ड का हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है बेटा। अंदर की तरफ बात करें तो अंदर वही कुछ डिस्टेंस पर जाकर आप एक छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे जिसकी थिकनेस कितनी हो जाएगी, dr थिकनेस का ले लेंगे। ठीक है, एक तरह से गॉसियन सरफेस जैसा अपन कर लेते हैं। तो बताओ एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है, 12ε0 E²। ठीक है, अगर छोटे से पार्ट के लिए एनर्जी लिख रहे हैं तो छोटे से पार्ट की एनर्जी लिख लेते हैं बेटा, du = 12ε0, E की वैल्यू रख देते हैं। अब E देखो धीरे धीरे वैरी करेगा ना जैसे जैसे R बदलेगा, तो E की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, k q हमारा 4q था। ओके, तो k की वैल्यू भी रखते हुए चलते हैं ताकि हमें ज़्यादा सॉल्व नहीं करना पड़े। 1/4πε0 4q अपॉन a³ का होल स्क्वायर। लेकिन अभी हमने बेटा इसके लिए निकाल रहे हैं तो इसका एरिया कितना आ जाएगा, बोलो, ε0 E², बताओ 4πr² इंटू dr। ठीक है, बस हो गया काम। 0 to लेकर कहाँ तक, a तक डिफ्रेंशिएट कर दो, ε0। इसे देखेंगे बेटा तो ये 16 से 16 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बाहर आएगा तो q² आएगा, ε0 का स्क्वायर आएगा, a⁻6 आएगा और π² आएगा। ठीक है, यहाँ से क्या बाहर आएगा 4π और अंदर क्या रह गया बेटा, अच्छा एक r रह गया, हाँ, तो r का पावर 4 हो गया, dr हो गया, 0 to a हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ से एक पावर से ये चला गया है, π² की एक पावर से ये है, 2 से ये 2 टाइम्स चला गया है। ठीक है, और यहाँ a⁵ 5/5 आएगा, एक पावर चला जाएगा तो कितना आएगा 2/5 q² अपॉन πε0 a। ऐसा कुछ आ रहा है क्या, देखो 2/5 q² अपॉन 5ε0 a। हाँ भाई, ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, 2 आइडेंटिकल इंडक्टर्स L1 L2 जिनकी कंडक्टिविटी या कह सकते हो इंडक्टर्स जो हैं वो L ही हैं, एंड 3 आइडेंटिकल रजिस्टर्स भी आइडेंटिकल है। अच्छा, आइडेंटिकल का मतलब आप सब अच्छे से जानते हैं। ठीक है, वो भी कितना है, R1 R2 और R3, तीनों की वैल्यू R है। ओके, हैव बीन कनेक्टेड टू अ DC सोर्स है बेटा, जिसका EMF कितना है, E है, एज शोन इन द सर्किट, जैसा कि सर्किट में दिखाया गया है। व्हेन द की K इज केप्ट प्रेस्ड क्लोज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय के लिए आपने इसको बंद करके रख रखा है की को, मतलब सर्किट में करंट फ्लो हो रही है।
द करंट थ्रू द रेजिस्टेंस R1 ऑन द एक्सट्रीम राइट इज मेजर टू बी I। चलिए साहब, इसमें कितनी करंट मेजर की गई है? बहुत लॉन्ग टाइम के बाद I मेजर की गई है। ओके, इमीडिएटली आफ्टर रिलीजिंग स्विचिंग ऑफ, जैसे ही स्विच को बंद किया जाता है, द की से द करंट थ्रू द रजिस्टर इज। बहुत सही है और बहुत बढ़िया, इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, सब आइडेंटिकल है, सब कुछ आइडेंटिकल है। तो आप बेटा जितनी करंट इसमें जानी चाहिए उतनी ही करंट इसमें भी जानी चाहिए। भाई आइडेंटिकल है ना, तो जितनी करंट इसमें उतनी ही करंट इसमें जानी चाहिए। बहुत बढ़िया। तो इसमें कितनी बता रहे हैं वो I। अब जैसे सडनली स्विच ऑफ करते हो तो सडन चेंजेस नहीं आते हैं, आपको भी पता है करंट जैसे कैपेसिटर में पढ़ते हैं ना, सडन डिस्चार्ज धीरे धीरे टाइम के साथ, है ना, वैसे ही होने लग जाता है। तो इसमें भी सडन चेंजेस नहीं आ पाते हैं। तो बेटा इसमें करंट I है, सब आइडेंटिकल है, तो इसमें भी कितनी रहेगी? I ही रहेगी। शुरुआत में भी देख सकते हो कैसे कि बेटा I बराबर क्या हो जाएगा? E/R1। तो सब में ही करंट तो सेम ही रहनी है, तो R2 के लिए भी ये हो जाएगा ठीक है, या कह दो E/R ही रह जाएगा। ठीक है, इसे ही आप I1 बोल सकते हो। ठीक है, या फिर L1 के थ्रू करंट जाने वाली L1 भी बोल सकते हो। ठीक है, चाहो तो L1 बोल दीजिए, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। सिमिलरली L2 के लिए भी वही होनी चाहिए, है ना, इसमें से। अब बताओ, अगर इस रेजिस्टेंस में भी करंट इतनी, इस रेजिस्टेंस में भी इतनी करंट, दोनों में इतनी इतनी करंट जा रही है बेटा, देखना ध्यान से सुनना, इसमें इतनी जा रही है, इसमें इतनी जा रही है, तो निश्चित तौर पर यहाँ से कितनी आ रही होगी? 2I आ रही होगी। अच्छा, जैसे स्विच को ऑफ करते हो तो सडन चेंजेस तो वैसे भी नहीं आते हैं, और वैसे भी ये आप बता सकते हो बेटा कि कौन से प्रोसेस हो जाता है, कंजर्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स से भी ये हो जाता है। कंजर्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के थ्रू भी आप बता सकते हैं। तो आप इस सर्किट को ऐसे भी रीड्रॉ कर सकते हैं बेटा, ऐसे, यहाँ, यहाँ, इस तरह से, ऐसा। ठीक है ना। अच्छा, ये तो कॉइल है, कॉइल, तो कॉइल 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 कॉइल, ये ऐसे, ये L1, ये L2, ये L1, ये R1, ये R2, ये R3। तो सडन चेंजेस करते हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो बेटा आपको पता है यहाँ से तो 2I आ रही है, यहाँ I जा रही है, और यहाँ भी I जा रही है। ठीक है, तो यहाँ से 2I आ रही है। ठीक है, अब आप खुद सोचिए और बताइए, सडन चेंजेस नहीं होते, इस वजह से आपको डायरेक्शंस पूछिए, भाई डाउनवर्ड होगी, अपवर्ड होगी, वो सब बताना है। कंजर्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, तो आप खुद देख सकते हैं, I डाउनवर्ड्स इज R1, R1 में I डाउनवर्ड है क्या? बिल्कुल है, सही है, सही, ये भी सही है। I डाउनवर्ड्स इन R2, हाँ R2 में भी डाउनवर्ड्स, ये भी सही है। और 2I अपवर्ड्स इन R3, बिल्कुल ये भी सही है। ठीक है, तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू। अब हम यहाँ पे देखेंगे एक इस पेपर का आई थिंक सबसे खतरनाक क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। और मैं यूजुअली तो बोलता हूँ कि NSEP जो होता है वो कहीं ना कहीं JEE मेन और JEE एडवांस के बीच की रेंज का होता है। तो इसमें ना बच्चों की, दोनों बच्चों की जो JEE मेन एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उन सब की अच्छी खासी प्रिपरेशन हो जाती है। उनको पता लग जाता है कि वो कितने पानी में हैं। हम इसको एक आई ओपनिंग टेस्ट बोलते हैं कि आपको पता चल जाएगा कि आपकी फिजिक्स किस लेवल पे है JEE मेन और एडवांस के हिसाब से। दिस क्वेश्चन आई थिंक वाज द रैंक डिफरेंशिएटिंग क्वेश्चन ऑफ NSEP। और इस क्वेश्चन में इन्होंने कर दी एक गड़बड़। ठीक, उनकी तरफ से उन्होंने क्या किया था कि यहाँ पे ये जो पार्ट था ना C, तो पेपर में जो पेपर हमको मिला है बच्चों, उस पेपर के अंदर ये स्पेस ब्लैंक था। T/2 पर यहाँ कुछ नहीं था, NAB/θ यहाँ कुछ नहीं था, राइट। और हमने जब ये डेटा चेक किया, हमको डाउट हुआ कि इधर तो कुछ है नहीं, यहाँ कुछ नहीं है। फिर हमने डायमेंशन एनालिसिस किया तो डायमेंशन तो मैच ही नहीं किए, राइट। तो डायमेंशंस अगर मैच नहीं किए हैं तो भैया तो मतलब कुछ गड़बड़ है। तो मेरे को शक था क्योंकि यहाँ पे स्पेस खाली था। मैंने फिर फटाफट डायमेंशन चेक किए तो पता चला कि ये तो करेक्ट नहीं है, मतलब यहाँ पे लिटरली कुछ होना चाहिए। ठीक है, तो वो फिर हमने जब बैक कैलकुलेशन की डायमेंशंस मैच करने के लिए थोड़ा बहुत जो ऑप्शंस थे उन ऑप्शन से आंसर को मैच करवाया, तो उससे पता चला कि यहाँ पे यही जो C लिखा हुआ है, ठीक है, ये कहाँ गया, टॉर्शनल कांस्टेंट जो लिखा हुआ था, ये वाला C उधर आना चाहिए। ठीक है, तो वो बैक कैलकुलेशन करके पता चला, विच इज़ लिटरली नॉट पॉसिबल इन एग्जाम। तो मेरे ख्याल से दिस वाज द रैंक डिफरेंशिएटिंग क्वेश्चन, और यही जो है बोनस होने वाला है। ठीक है, प्रोबेबली। तो
अपन तो जो क्वेश्चन है, क्योंकि हम तो यहाँ फिजिक्स सीखने के लिए इकट्ठा हुए हैं, तो जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है ना, और थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन भी है कि ये एक पेज में तो आ भी नहीं रहा, इतना यहाँ पे जाके क्वेश्चन खत्म होगा। और फिर देखिए चारों ऑप्शंस में हमें 4 अलग अलग चीज़ें निकालनी है, राइट। तो 6 नंबर के लिए यहाँ पे इतनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। और जैसे 12 क्वेश्चन मल्टी करेक्ट आए हैं, तो वो जे एडवांस का भी एक टच दे रहे हैं आपको, तो उस हिसाब से भी आई थिंक दिस क्वेश्चन इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। तो पहले तो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन अगर आप फॉर्मूला पढ़ के फिजिक्स को समझते हैं, फिजिक्स को करते हैं, तो ये क्वेश्चन आपके बिल्कुल समझ नहीं आएगा, एकदम ऊपर से जाएगा। क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स दो दे रखे हैं, दो तरीके की मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है, ठीक है, और भी कुछ है, एक एम्बिग्विटी इसमें और है, उसके ऊपर भी मैं अभी थोड़ी देर में बात करूँगा, ठीक। तो आइए करते हैं कोशिश। बढ़िया सवाल एकदम, मैं तो बोलूँगा कि फिजिक्स ओलंपियाड सेकेंड स्टेज लेवल तक का इसमें दम है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक। तो देखते हैं। अ सर्कुलर कॉइल ऑफ थिन इंसुलेटेड कॉपर वायर 2000 टर्न्स। अब देखो 2000 टर्न है ना, और किसी सिलेंडर के अंदर उन्होंने उसको रैप की, सिलेंडर के ऊपर रैप किया हुआ है, तो बच्चों ये सीधा सीधा एक तरीके से सोलेनॉइड ही आप मान सकते हो उसको, राइट। क्योंकि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया देखो कितना है, 0.001 मीटर स्क्वायर है। तो मैं इसको क्वेश्चन को साथ ही साथ आपको समझाते हुए चलता हूँ, राइट। ध्यान से देखिए कि एक आयरन कोर है, ठीक है, और उस आयरन कोर के चारों तरफ इन्होंने क्या किया, इस तरीके से 2000 टर्न्स, कैपिटल N इज इक्वल टू 2000 टर्न्स बना दिए। और ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये कितना है, S या डेल्टा S उन्होंने दे दिया, बहुत छोटा सा है, ठीक। ये वायर उन्होंने कनेक्ट किया है किसी गैल्वेनोमीटर के अंदर, और जो गैल्वेनोमीटर है उसके अंदर भी उन्होंने क्या बोला है कि सस्पेंडेड टू सस्पेंडेड टाइप मूविंग कॉइल बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर एंड द सस्पेंडेड रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर इज ऑफ मास। तो यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, इस तरीके से रेक्टेंगुलर कॉइल है, ठीक। उसमें लेंथ इन्होंने कुछ दे दी, विड्थ उन्होंने कुछ दे दी, और इस रेक्टेंगुलर कॉइल का ही उन्होंने मास 80 ग्राम्स भी दे दिया, ठीक है। और क्या क्या दिया है, n इज इक्वल टू 100 टर्न्स, स्मॉल n भी इन्होंने दे दिया कि ये वाले जो हैं इसमें मल्टीपल टर्न्स है, 100 टर्न्स हैं, राइट। और उन्होंने बोला है कि नॉन मेटेलिक फ्रेम ऑफ आइवरी, आइवरी इज अ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक। तो इसके अंदर जो आइवरी फ्रेम होगा, मतलब जिसने इस ब्लॉक को संभाल के रखा हुआ है, उसको आपने कुछ इस तरीके से सस्पेंड किया हुआ है, राइट। तो ये जो है इट कैन ईजीली रोटेट लाइक दिस, जैसे वाइब्रेशनल मैग्नेटोमीटर्स होते हैं, तो आपने इसको छोड़ दिया इस तरीके से, ये ऐसे रोटेट कर सकता है। जिस वायर से हमने इसको टांगा है, ये वाला वायर, इस वायर का टॉर्शनल कांस्टेंट उन्होंने कितना दिया है, दे रखा है आपको, C दिया हुआ है, ठीक। अब उन्होंने बोला रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर इज फ्री टू एग्जीक्यूट टॉर्शनल ऑसिलेशन इन अ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड B। तो यहाँ पे NCERT में बढ़िया सा डायग्राम गिवन है, चारों तरफ से मैग्नेटिक फील्ड आती है ताकि जो कॉइल है वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रह सके, और जब ये घूमेगा तो टॉर्शनल स्प्रिंग लगी होती है, वो C थीटा का उल्टा टॉर्क लगाती है, राइट। तो इधर यहाँ पे इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आपको गिवन है, जिसकी वैल्यू ये रही, ये वाला, राइट। और इसमें जो चार्ज फ्लो हो, अच्छा करंट यहाँ से आया, करंट यूँ गया, यूँ चल के करंट जो है वापस चला गया, और कहीं ना कहीं घूम के वापस करंट जो है यहाँ पे आके मिल रहा होगा। ये है आपका एक मोटा मोटा सा सर्किट, ठीक। डायग्राम अच्छा नहीं बना है, पर मैं आपको बता देता हूँ एक बार फिर से। एक सोलेनॉइड है काइंड ऑफ, जिसके नंबर ऑफ टर्न्स काफ़ी ज़्यादा हैं। उस सोलेनॉइड के अंदर और साथ में सीरीज में हमने गैल्वेनोमीटर करंट लिया है, क्योंकि अगर आप करंट मेजर करना चाहते हो, चार्ज का फ्लो मेजर करना चाहते हो, तो आपको उसको सीरीज में लगाना पड़ेगा, ठीक। इसके अलावा और कोई एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स या पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइडर या EMF सर्किट में गिवन नहीं है, तो हम ये मान सकते हैं कि इस लूप को यहीं पे कंप्लीट कर दिया गया। अब सर्किट में कोई एनर्जी प्रोवाइडर नहीं है। अगर सर्किट में एनर्जी प्रोवाइडर नहीं है, तो क्वेश्चन ने बोला कि हमने इस सिलेंड्रिकल कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो इधर जा रही थी उसको पलटा के इधर लगा दिया। तो ऐसी फील्ड लाइन अगर इधर पलट के चली गई ऐसे, तो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कुछ ना कुछ टाइम के लिए करंट फ्लो हुआ होगा, ठीक है। और करंट फ्लो हुआ है तो I इंटू डेल्टा टी करके उसको उन्होंने चार्ज फ्लो बना दिया, ठीक। तो चार्ज फ्लो भी आगे चल के आप देखेंगे कि चार्ज फ्लो पूछा गया है, और ये जिस Q की ये बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे जिस Q की बच्चों में बात कर रहे हैं, वो भी क्या है, इज बीइंग यूज्ड टू मेजर द चार्ज बाय एम्प्लॉइंग द फॉर्मूला। मतलब कितना चार्ज सर्किट में फ्लो हुआ होगा मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स चेंज करने की वजह से, वो इस क्वेश्चन में पूछा गया है,
ठीक है। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है। मैं तो होता एग्जाम में तो इस क्वेश्चन को छोड़ ही देता, पर जो बच्चे एकदम बढ़िया लेवल पे, ओलंपियाड लेवल पे प्रिपरेशन करके आए हैं, उनके लिए सवाल बिल्कुल चैलेंजिंग रहा होगा, क्योंकि बचे हुए सवाल उतने चैलेंजिंग नहीं थे, उन्होंने वो फटाफट खत्म कर दिए होंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले निकालते हैं इसका टाइम पीरियड। तो जो टाइम पीरियड है वो फॉर्मूला सीधा सीधा आपको याद रखना है 2πi/c। ठीक है, तो बहुत ही स्टैंडर्ड सा फॉर्मूला है, फिजिकल पेंडुलम के अंदर अपन पढ़ते हैं, टॉर्शनल पेंडुलम के अंदर। तो i/c आप सीधा सीधा यहाँ पे वैल्यू रखिए। i आपको गिवन है, c अपॉन गिवन है, तो ये बन जाएगा 2π मल्टीप्लाइड बाय 0.3 सेकेंड्स या 0.3 सेकेंड्स आता है। ठीक है, तो उसमें फिर 2π मल्टीप्लाई करेंगे 6, तो जो पहला ऑप्शन है 0.9 सेकेंड बच्चों, वो आराम से आपका मीट कर जाता है। ठीक है, ये तो हो गया पहला ऑप्शन, विच वॉज एन इजी वन। सेकेंड ऑप्शन में उन्होंने पूछा है द नेट चेंज इन फ्लक्स थ्रू द सर्कुलर कॉइल। सर्कुलर कॉइल उन्होंने बोला है अपने सोलेनॉइड को। ठीक है, देखो, अ सर्कुलर कॉइल ऑफ थिन इंसुलेटेड कॉपर वायर 200 टन्स 2000 टन्स का। तो इसके अंदर उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड बी दी है और बोला है कि भैया इसमें बताओ मैग्नेटिक फ्लक्स कितना चेंज हुआ। तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना चेंज हुआ होगा, आप तो क्या कर देंगे, बी इंटू एन टर्न्स हैं, ये एक बार राइट में थे फिर लेफ्ट में हो गए, तो टोटल चेंज इन फ्लक्स कितना आ गया, 2 टाइम्स एन बी ए का। पर यहाँ पे है छोटा सा कैच। इन्होंने क्या किया कि आयरन बोल दिया इधर। अब आयरन तो होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। अब जो मैग्नेटिक फील्ड उन्होंने बोली है कि अगले वाले पार्ट में आप देखिए, कहाँ गया, when a magnetic induction of 1 Weber per meter square perpendicular to the plane of the circular coil is reversed in opposite direction, deflection of such and such happened। तो जब मैग्नेटिक इंडक्शन आ गया ना, तो ये मैग्नेटिक इंडक्शन क्या एक्सटर्नल था, ठीक है, और अगर एक्सटर्नल नहीं था तो इन्होंने क्या किया कि जो आयरन है उसका म्यू आर नहीं दिया, रिलेटिव परमिएबिलिटी नहीं दी। तो मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि इसको या तो नेट मैग्नेटिक फील्ड मान लो या फिर आयरन की वजह से कुछ इम्पैक्ट नहीं आया, ये मान लो। ठीक है, तो जब अपन ये सॉल्व करेंगे कि 2 टाइम्स n का वैल्यू है 2000, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कितनी है 1 टेस्ला, और एरिया देखेंगे तो था 0.001 मीटर स्क्वायर। तो आप यहाँ से देखेंगे तो 4 वेबर का मैग्नेटिक फ्लक्स सीधा सीधा चेंज आ रहा है। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन मैच कर रहा है, इस वजह से मैं ये मान के चल रहा हूँ कि उन्होंने आयरन लिख के तो दे दिया, पर उसके अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो उसमें म्यू आर को काउंट नहीं किया, या फिर जो मैग्नेटिक इंडक्शन गिवन है वो नेट मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैंने यहाँ पे अजम्पशन लिया है। ठीक है, चलिए फिर है 2 ऑप्शन और हैं, रेजिस्टेंस निकालना है, इंड्यूस चार्ज निकालना है। ठीक, अब रेजिस्टेंस निकालने के लिए एक फॉर्मूला हम पढ़ते हैं कि जो कितना चार्ज फ्लो हुआ वो होता है डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल। ये वाला एक फॉर्मूला हम पढ़ा देते हैं क्लास में। तो इसमें जो डेल्टा फाई है वो मैंने निकाल लिया। सर्किट पूछ रहा है कि टोटल रेजिस्टेंस बताओ सर्कुलर कॉइल का। तो मतलब अगर मैं ये कैपिटल आर निकालना चाहता हूँ, डेल्टा फाई में निकाल चुका हूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं डेल्टा क्यू निकालना है। ठीक है, और डेल्टा क्यू निकालने के लिए उन्होंने फॉर्मूला में सी नहीं दिया था, तो पहली बात तो वो निकाल नहीं पाएंगे। पर फिर भी अब हम तो फिजिक्स सीखने के लिए बात कर रहे हैं, तो डेल्टा क्यू की वैल्यू अपने को लिखनी पड़ेगी। तो डेल्टा आएगा T/2π C अपॉन कितना था n बी ए मल्टीप्लाइड बाय थीटा। एक बार चेक कर लेते हैं, यही था T/2π NAB, हाँ, इंटू थीटा। ये स्मॉल n है, यहाँ पे कैपिटल N तो अपन ने कॉइल वाले को दे दिया। ठीक है जी, एरिया L इंटू बी कर देंगे, कुछ बड़ी बात नहीं है, राइट। T/2π हम जानते हैं कितना होगा, ये आ जाएगा 0.03। कैपिटल C की वैल्यू थी कितनी, टॉर्शनल कांस्टेंट है अपना 3 × 10⁻³ 3 × 10⁻³ स्मॉल n आई थिंक 100 था, जितना मुझे याद आ रहा है, स्मॉल n इज़ 100। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो इसमें गिवन थी वो थी शायद 0.1, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। कहाँ गया स्मॉल n, हाँ 100 टन ये रहा। मैग्नेटिक फील्ड 0.1 टेस्ला दे रखी है। ठीक है, तो ये 0.1 टेस्ला। एरिया होगा लेंथ इंटू विड्थ, जो आई थिंक 5 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर था, तो 15 × 10⁻⁴। ठीक है, ये वाला तो अपना पूरा मामला सॉर्टेड है, पर अपने को अभी भी निकालना है भाई थीटा। थीटा के लिए इन्होंने अलग कहानी फंसा रखी है। ठीक, अब थीटा के लिए एक बार पढ़ते हैं वापस। जब मैग्नेटिक इंडक्शन में यहाँ पे बोला परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सर्कुलर कॉइल इज रिवर्स्ड, तो उसमें जो करंट आया होगा, अ डिफ्लेक्शन ऑफ 40 मिलीमीटर इज ऑब्जर्व्ड
on a scale placed 1 meter away in front of the reflecting mirror attached with the suspension fiber of rectangular coil. तो जो सस्पेंशन फाइबर है ये एक ब्रॉन्ज इनवार वायर कुछ ऐसा कुछ नाम होता है, उससे ये लटका हुआ है, तो वहाँ पे एक मिरर लगा रखा है, राइट। अब होगा क्या कि कहीं से मान लो इंसिडेंट लाइट रे आ रही है और अगर ये जो मिरर है ये थीटा एंगल घूमेगा, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा कि मिरर अगर थीटा एंगल घूमता है तो रिफ्लेक्टेड लाइट रे घूमती है 2 थीटा एंगल से, ठीक। उस वाले रिजल्ट को यहाँ पे यूज़ किया उन्होंने। और अब जो ये डिस्टेंस है इसके लिए अपन ने फॉर्मूला लगा दिया कि L = R × थीटा। तो जो ये है 1 मीटर वो होगा, बस ये ध्यान रखना कि मिरर अगर थीटा घुमा है जो, और मिरर किससे कनेक्टेड है, समझो सस्पेंशन फाइबर से। अगर मिरर कनेक्टेड है इससे थीटा से, तो मतलब जो रिफ्लेक्टेड रे है बच्चों वो 2 थीटा घूमी होगी। याद करो यहाँ से इंसिडेंट लाइट रे आ रही थी, ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे जा रही थी। अगर मिरर को आप थीटा घुमाते हो इसको फिक्स करके, तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा घूम जाती है, ठीक है। तो थीटा यहाँ पे क्या है कि जितना वो जो गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर है वो कितना घूमा, तो थीटा आपको यहाँ से निकालना है 40 मिलीमीटर 1 मीटर। तो बताओ थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 मिलीमीटर बाई 2 तो हो जाएगा 20 10⁻³ डिवाइडेड बाई 1 मिलीमीटर। तो थीटा की वैल्यू आप यहाँ पे रख दीजिए 0.02, ठीक है। ये आ गया भैया चार्ज फ्लो। तो आओ करते हैं, नीचे है 0.03, तो ये तो इससे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हटा तो ये 0 चले गए, ये इससे चला गया, ठीक है। ये 0.1 ये वाला इससे चला जाएगा, तो इधर आ जाएगा 0.2, ठीक। 0.2 में दिस इज़ 3/15, तो ये बनेगा 1/5 एंड ये ऊपर आ जाएगा 6/5। तो 6/5 के हिसाब से 6/5, ठीक है, 6/5 इंटू 10⁻³ -3, ठीक है, 10⁻³ -3। और तो कुछ गड़बड़ नहीं हो रही ना, 0.02, राइट। हाँ, तो ये है 1.2 इंटू 10⁻³ कूलम्स, ठीक है। हाँ, और इधर तो माइक्रो कूलम्स में है, अपना यहाँ पे मिली कूलम आ रहा है, राइट। और ये अगर इसको कन्वर्ट करें माइक्रो में तो 1200 के आसपास जाएगा, तो वो तो मैच तो नहीं कर रहा है, ठीक है। एक यहाँ से गया वो पॉइंट था, तो ये अपना हुआ नीचे 5, 3 इंटू 0.2 0.6 होगा ये, तो 0.6/5 ये ऐसा आएगा। और इधर से हटा के इसको 0.12 कर देते हैं, तो 0.12 को आप लिख सकते हो 120 माइक्रो कूलम्स। हाँ, अब थोड़ा ठीक लग रहा है, पर आंसर जो उन्होंने दिया वो दिया 240 माइक्रो कूलम्स, ठीक है। 240 माइक्रो कूलम्स आपका तब आता जब आप L = R थीटा यूज़ कर लेते, ठीक है, तब आता बच्चों 240 माइक्रो कूलम्स। तो देखो ऑप्शन भी इतना खतरनाक इन्होंने बना के दिया है, तो आंसर जो है सी ऑप्शन तो अपना गलत हो गया। डी ऑप्शन की अगर बात करें तो डी ऑप्शन में अब हाँ ये वाला आप सीधा यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ से R की वैल्यू अब आ जाएगी ΔΦ डिवाइडेड बाय ΔQ। तो जो चेंज इन फ्लक्स है, चेंज इन फ्लक्स हमने 4 निकाला था, दैट डिवाइडेड बाय 120 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा अब यहाँ पे, राइट। तो 4/120 में, अब मुझे तो किलो ओम्स में आंसर निकालना है, तो इसको 4000 दे दो, तो 4000 डिवाइडेड बाय 120 किलो ओम्स में आपका आंसर आ गया। ये 0 से 0 हो जाएगा। 400/12 को आप क्या लिख सकते हो, 100/3, तो 33.3 किलो ओम्स आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन। हाँ, इस क्वेश्चन में मैंने बहुत सारे डायरेक्ट रिजल्ट्स यूज़ किए हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल ΔQ ΔΦ/R, भैया ये मैं अभी अलग से यहाँ डिराइव नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। उसके बाद अपन ने ये वाला जो ऑप्टिक्स का रिजल्ट है वो यहाँ पे यूज़ कर लिया, L = R थीटा, वरना तुम्हें समझ ही नहीं आता कि क्या लिखा हुआ है, ठीक। उसके बाद हमने यहाँ पे कैलकुलेशन भी की है डेसिमल्स में। हमने ये भी अजम्पशन यहाँ पे लिया है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है आयरन के अंदर वो कैसी होनी चाहिए, ठीक है, वो नेट मैग्नेटिक फील्ड थी। हमने ये भी यहाँ पे बात करी है कि जो टॉर्शनल पेंडुलम होता है, राइट, उसका कितना टाइम पीरियड है। तो आप देख सकते हैं कि ये अकेला क्वेश्चन
फिजिक्स में कितने अलग अलग चैप्टर्स को टच कर रहा है। क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था और हर एक जगह जाके इन्होंने माइन्यूट चीज़ों पे फोकस किया और उसके बाद जो ऑप्शन देखिए आप 240 और 120 माइक्रोकूलम उस पर भी इन्होंने, ठीक है, मतलब अच्छे से पूछा है, राइट। तो क्वेश्चन बड़ा बहुत था, ठीक। इस क्वेश्चन को एग्जाम में छोड़ने में ही समझदारी थी। तो जिन बच्चों ने देखते ही छोड़ दिया होगा ना, आई नो कि 99% बच्चों ने देखते ही छोड़ दिया होगा क्वेश्चन, तो दैट वाज अ गुड डिसीजन, ठीक है। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई एम अक्षय जैन, सिंपल फिजिक्स टीचर। थैंक यू।